मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। कृतिका, कृष्ण रजक, गजेंद्र, नागर, पंडित विकास अत्री, आकाश कुमार, कृष्ण राजक। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। तो ये कि कैसे उसको सोल्व करें। सर हैव गुड मॉर्निंग, नमस्ते सर। प्लीज स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी करवाइए कि कैसे उसको सोल्व किया जाता है। एंड मेरे बच्चे, आकाश कुमार जी, आप परेशान मत होइए, ये मेरा काम है, मैं आपको करा दूंगा। आइए देखिए मेरे दोस्तों, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। हम बेसिकली दो चैप्टर लेके चल रहे हैं साथ में, एक परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन और दूसरा जो चैप्टर है मेरे बच्चे वो है प्रोबेबिलिटी। हिंदी में मेरे प्यारे बच्चों इसे कहते हैं प्रायिकता। मेरे दोस्तों, अभी तक करीबन करीबन 30 से और 35 के बीच में सवाल इससे पूछे जा चुके हैं टी सेट में 2011 से अब तक। इससे सवालों की संख्या थोड़ी कम ही रहती है, तो 5 से 6 ही सवाल पूछे गए हैं। लेकिन हाल फिलहाल पिछले 4-5 साल की अगर मेरे बच्चे में बात करूं, तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से 2 क्वेश्चन हर सेट में पूछे जा रहे हैं। 2 क्वेश्चन हर सेट में पूछे जा रहे हैं। तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन उस लिहाज से काफी बड़ा चैप्टर है और काफी जरूरी चैप्टर है ना। तो इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। नंबर सिस्टम में जो आपने पढ़ा है उसका बहुत ज्यादा यूज यहाँ होगा और आप देखेंगे कि चीजें आपस में एक दूसरे से क्रॉस होती नजर आएंगी। और जी पिंकी गुप्ता, मेरे बच्चे अभी जवाब दे रहा हूं आपका। तो हम इन सारी बातों पे चर्चा करेंगे। देखिए यार, हम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन जब पढ़ने जा रहे हैं तो थोड़ा सा लेंदी हो रहा है ये, लेकिन ये जरूरी इसलिए क्योंकि 2 क्वेश्चन आते हैं और मजे की बात यह कि दोनों क्वेश्चन को सोल्व करने में आपको 2 ही सेकंड लगेंगे सवाल पढ़ने के तुरंत बाद। तो सवालों का टाइम ड्यूरेशन घटा देगा ये चैप्टर, वो जरूरी है। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें कुछ चीजें पढ़नी पड़ेंगी जो इस चैप्टर के लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहला फैक्टोरियल, हिंदी में भी शायद फैक्टोरियल कहते हैं। दूसरा प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टोरियल, के भाई फैक्टोरियल की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टोरियल हम पढ़ेंगे। उसके बाद मेरे बच्चे हम पढ़ने जाएंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। यहाँ से आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशन स्टार्ट हो जाता है कि भाई काउंटिंग के क्या क्या प्रिंसिपल है। जैसे एक एडिशन का, एक प्रिंसिपल का, एक एडिशन मल्टीप्लिकेशन दोनों का, एक या का है। तो इन सारी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। उसके बाद ये वाला परमुटेशन में ये खास चीज़ें लेके जाएंगे। उसके बाद मेरे बच्चे कॉम्बिनेशन में ये सारी टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं। अब हम आते हैं सीधे फैक्टोरियल पर। आज ही तो हम इतनी चीजें पढ़ने जा रहे हैं, आपके सवालों के भी जवाब देता हूं मैं, आराम से समझिएगा। मेरे दोस्तों, सबसे पहली चीज पकड़ते हैं, फैक्टोरियल क्या होता है। स्पेलिंग पे मत जाइएगा। फैक्टोरियल का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, पहली एन प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल। जैसे मेरे बच्चे, मैंने 5 फैक्टोरियल लिखा, ये फैक्टोरियल का निशान है और ये भी निशान फैक्टोरियल का ही है। तो 5 फैक्टोरियल का मतलब है कि प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, पहली 5 प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल। अगर मेरे बच्चे मैं आपको कहूं कि 6 फैक्टोरियल बताइए क्या होगा, तो 6 फैक्टोरियल को हम लिखेंगे 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। दूसरी बात आपको यह भी समझनी है कि ये जो कहानी है, अगर इसको ध्यान से देखें तो ये बेसिकली 5 फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसे हम चाहें तो 6 इंटू 5 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि 8 फैक्टोरियल बताइए क्या, तो आप लिख सकते हैं 8 गुना 6 गुना 7 गुना 6। आगे ना लिखना चाहे तो आप 5 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं यहां से, या आप यहां कर देंगे तो 6 फैक्टोरियल लिख देंगे। तो ये फैक्टोरियल होता है। वैसे फैक्टोरियल वर्ड बना इसलिए था कि हम किसी चीज को लिखने की कितनी व्यवस्थाएं बना सकते हैं, यानी नंबर ऑफ वेज टू मैनेजिंग थिंग्स, किसी चीजों को मैनेज करने के कितने तरीके हो सकते हैं, उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका था फैक्टोरियल। लेकिन हमें उतनी गहराई में नहीं जाना है।
मेरे बच्चे एक छोटी सी बात और समझिएगा कि जीरो फैक्टोरियल अपने आप में वैसे परिभाषित नहीं है, लेकिन जीरो फैक्टोरियल का मतलब एक होता है, क्योंकि कुछ ना करने को भी एक तरीके से दर्शाया जाता है, ना करना। जैसे मान लीजिए एक चुनाव है, एक चुनाव में बीजेपी को कोई वोट दे रहा है, एक कोई कांग्रेस को वोट दे रहा है, कोई आम आदमी पार्टी को वोट दे रहा है, और कोई किसी को भी वोट नहीं दे रहा। तो जो किसी को भी वोट नहीं दे रहा यानी कुछ नहीं कर रहा, तो वो भी तो अपने आप में एक किस्म से एक तरीका है ना अपनी बात को रिप्रेजेंट करने का। भाई इन तीनों में से किसी को दे या किसी को भी ना दे, तो ये भी उसी चीज को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, यानी कुछ भी ना करने का तरीका। तो उसे हम जीरो फैक्टोरियल कहते हैं और उसकी वैल्यू 1 रहती है। अब मेरे बच्चे इस फैक्टोरियल पे कुछ बेसिक क्वेश्चंस मैं आपको कराने जा रहा हूं, जिसकी मदद से हम आगे सवालों में हेल्प मिलेगी। पढ़िए और करिए, फिर मैं आपके जवाब देता हूं धीरे धीरे। देखिए मेरे भाई, तो 20 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं? 20 गुना 19 गुना 18 फैक्टोरियल, ऐसे लिख सकते हैं। आपने कहा जी हाँ। 18 से 18 कट गया, 19 दूनी 38, 380 मेरा राइट आंसर। क्लियर है मेरे बच्चे? सॉरी सॉरी, गलत क्या हो गया, माफ करना भाई, मैंने ध्यान नहीं दिया इसको, स्लाइड को। मुझे लगा क्वेश्चन लिखा हुआ है और आप पढ़ रहे हैं। माफ करिए, करिए मेरे बच्चे। देखिए मेरे भाई, 10 फैक्टोरियल, 10 को हम लिख लेते हैं कि 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 फैक्टोरियल, यहाँ 6 फैक्टोरियल, और 4 को लिख लेते हैं 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। कारण क्या है कि ये काट देंगे और ये बचा रहेगा, है ना। तो 4 दूनी 8 हो गया जी, 3 से काटेंगे 3, तो 3 7 21, 21 ढाई 210 मेरे बच्चे, मेरा राइट आंसर है। आइए, देखिए मेरे बच्चे, हम एक बात तो यहां से समझ सकते हैं कि यहाँ के 11 फैक्टोरियल को हम 11 गुना 10 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, और यहाँ पे मेरे बच्चे 10 फैक्टोरियल है, यानी 10 फैक्टोरियल पूरे में से कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ बचा 11, यहाँ बचा 1, तो यानी ऊपर मेरे बच्चे 10 फैक्टोरियल है, और 11 में 1 गया 10 बटे 9 फैक्टोरियल। आपने कहा जी ठीक है। अब मेरे बच्चे इस 10 फैक्टोरियल को अगर हम ब्रेक करना शुरू करें, तो 10 गुना 9 गुना 10 अपॉन 9 फैक्टोरियल, 9 से 9 काटा, 10 ढाई 100। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा ऑप्शन सी राइट आंसर। कहता है निम्नलिखित प्रोडक्ट को ना फैक्टोरियल के रूप में लिख के दिखाइए क्या होगा। तो अगर आप दिमाग दौड़ाएं, तो फैक्टोरियल होता है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। तो अगर मैं यहां तक ले आऊं, तो आप कहेंगे कि ये हो गया 10 फैक्टोरियल, बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें मैंने इतना हिस्सा काट भी देना है, तो ये 5 फैक्टोरियल। तो ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर हो। ठीक है जी, करिए मेरे बच्चे, इसे फैक्टोरियल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। देखिए मेरे भाई, क्या करें भैया, दो अगर पूरे में से कॉमन ले दें, इसे 2 गुना 1, 2 गुना 2, ऐसे ही 2 गुना 5। तो 2 कितनी बार हुआ है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। तो 2 की पावर 5, तो ये हो गया, और बचा 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5, ये हो गया मेरे बच्चे 5 फैक्टोरियल। तो 2 की पावर 5 गुना 5 फैक्टोरियल। ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर। ठीक है, आइए जी मेरे बच्चे, सेम इस सवाल को करेंगे। 3 गुना 1, 3 गुना 2, ऐसे ही 3 गुना 6। अब यहाँ प्लस तो है नहीं जो कॉमन आ जाए, तो इनटू है, तो 3 1 बार, 2 बार, 3 बार, 6 बार आ गया। तो 3 की पावर 6 गुना 1 गुना 2, तो मेरे बच्चे ये हुआ 3 की पावर 6। और यहां अगर आप ध्यान से देखोगे, तो 1 से 6 तक को गुना करेंगे, तो ये आएगा मेरे बच्चे 6 फैक्टोरियल।
आपका करिए 3 की पावर 6 गुना 6, यानी ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर। देखिए यार दोस्त, एलसीएम, एलसीएम में हम हमेशा क्या करते हैं, जैसे ये 4 फैक्टोरियल है, ये 5 फैक्टोरियल है और ये 6 फैक्टोरियल। अगर मैं आपसे सिर्फ ये कहूँ ना कि यार मुझे 4 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल का एलसीएम बताइए क्या होगा, तो आप कहेंगे 4 फैक्टोरियल तो है ही, 5 का मतलब है 5 गुना 4 फैक्टोरियल। तो सच बात यह कि 5 गुना 4 फैक्टोरियल एक ऐसा नंबर होगा जिसको ये नंबर भी डिवाइड दे देगा और ये नंबर भी डिवाइड दे देगा। मतलब जब भी फैक्टोरियल और एलसीएम लेना हो ना, तो जो नंबर दे रखे उनमें सबसे बड़ा फैक्टोरियल आपका आंसर होगा। और जब भी आपको एचसीएफ निकालना हो ना, तो जो इनमें छोटा नंबर हो वो आपका आंसर हो, क्योंकि 4 फैक्टोरियल इसे ही भाग देगा, इसे ही भाग देगा। तो मेरे बच्चे यहाँ पे सबसे बड़ा 6 फैक्टोरियल है, तो वही मेरा एलसीएम होगा। अब उसने ढक्कन ने सोल्व करके दिया है, तो 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2। हाँ है ना, अब आपको ये सोल्व करना पड़ेगा और कोई उपाय है नहीं। ठीक है जी, 6 5 30, 30 चौक 120, 360 दूनी 720, तो मेरा आंसर आ गया 720। किसी को दिक्कत है जी यहाँ तक? करेजिस का एलसीएम क्या होगा? तो सबसे बड़ा नंबर एलसीएम होगा 8 फैक्टोरियल। हाँ जी, अब आइए जी, हाँ सवाल में कह रहा है कि बताओ भाई कहानी क्या है। तो देखो मेरे बच्चे, 1/9 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल जब जोड़ेंगे, तो अगर थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओगे तो जोड़ते वक्त क्या होगा कि एलसीएम आएगा 10 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल का मतलब 10 गुना 9 फैक्टोरियल। आपने कहा हाँ बात तो सही है, इससे भाग देंगे तो 10 बचा, ये 10 फैक्टोरियल तो यही तो बचा एक, बाद की बात बाद में। तो मेरे बच्चे 10 और 1 11, तो ये आया 11/10 गुना 9 फैक्टोरियल। पहले इतनी बात समझे, मैंने कहा कि मेरे भाई मैं 10 को 10 फैक्टोरियल का मतलब हुआ 10 गुना 9 फैक्टोरियल, तो एलसीएम तो यही आया। तो इसे भाग देंगे तो 10 आया, इसे भाग देंगे तो 1 बचा, 10 और 1 11। बिल्कुल ठीक है। अब सर कहानी ये है कि ये बराबर है x/11 फैक्टोरियल। 11 फैक्टोरियल का मतलब 11 गुना 10 गुना 9 फैक्टोरियल। 9 से 9 कटा, बिल्कुल ठीक है। 10 से 10 कटा, बिल्कुल ठीक है। 11 गुना 11, x की वैल्यू आ गई 11 11 121। तो मेरे बच्चे मेरा सही उत्तर आया 121। ठीक है जी, एक बार जल्दी से बताना कितने बच्चे समझ गए? जो समझ गए वो यस सर लिखे। देखिए बाबू, वही वाली बात, माफ करना, क्या हम चाहें दोनों तरीके हैं, आप यहां 10 फैक्टोरियल को ब्रेक कर सकते हैं, 10 गुना 9 गुना 8 फैक्टोरियल। ठीक है जी, यहां 8 फैक्टोरियल लिखा ही हुआ है, 9 गुना 8 फैक्टोरियल। आप ऐसा कर सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। यानी बटे में मैंने फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल में तोड़ दिया, तो 8 यहां पे भी है, यहां पे भी, यहां पे भी कॉमन होके कट गया, तो यहां बचा x/90। यहां बचा 1, क्योंकि 8 ही फैक्टोरियल था वो चला गया, और यहां बचा 1/9। यहां एलसीएम लोगे तो 9 एकम 9 और 1 10/9, 9 से काटेंगे 10, 10 को 10 से गुना किया 100, तो एक्स की वैल्यू आई 100। तो आप दोनों ही तरीके से सवाल को कर सकते हैं किरण मेरे बच्चे। गोविंद जी, सर आई एम फ्रॉम कर्नाटका, थोड़ा इंग्लिश में भी एक्सप्लेन कर दो सर प्लीज। ठीक है मेरे बच्चे, जस्ट राइट। In that question he asks what is the value of n. You have to find the value of n. So my dear student, what you have to find n plus 1 factorial. So just solve n plus 1 factorial. जैसे मेरे बच्चे 10 फैक्टोरियल मैंने लिखा, तो इसको सोल्व कैसे करेंगे? पहले 10 लिखेंगे, फिर 10 से एक छोटा 9, फिर 9 से एक छोटा 8, ऐसे लिखते चले जाते हैं। तो ऐसे ही n+1 फैक्टोरियल है, तो पहले लिखेंगे n+1,
फिर इससे एक छोटा करेंगे मेरे बच्चे, क्या आएगा n। फिर इससे एक छोटा करेंगे, क्या आएगा n-1। मैं चाहूं तो यही फैक्टोरियल लगा देता हूं। आपने कहा हाँ सर ये बात तो ठीक है, ओके। यहां इक्वल टू 12 गुना n-1 फैक्टोरियल। इससे ये कहानी कट गई, बिल्कुल कट गई। अब रिजल्ट ये बचा जी n इंटू n+1 बराबर 12। तो ऐसे दो नंबर ढूंढिए जिन्हें गुना करें तो 12 आए, लेकिन उनके बीच का डिफरेंस 1 हो। यानी 12 के ऐसे दो टुकड़े करिए जिनका डिफरेंस 1 हो। तो आप कहेंगे 3 और 4, 3 गुना 4, 3 चौक 12। ठीक है जी, पक्का? ठीक है कृष्ण राजक जी। निशा कह रही सर क्वेश्चन 9 नंबर दोबारा बताइए, क्वेश्चन नंबर 9 ये वाला सर मैं दोबारा बताता हूँ मेरे बच्चे। देखो समझना, हम एक काम तो कर सकते हैं ना, ये 1/9 फैक्टोरियल है, 10 को हम लिख लेते हैं 10 इंटू 9। बिल्कुल ठीक है। 11 फैक्टोरियल को लिख लेते हैं 11 गुना 10 गुना 9 फैक्टोरियल। आपने कहा ठीक है। अब अगर मेरे बेटे समझोगे तो 9 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल हट गया, तो यहाँ बचा 1 + 1/10, 11/110, 10 एकम 10 और 1 11/10, 0 से 0 काटा, 11 11 121। तो इस तरीके से मैंने उसको किया था। आइए मेरे दोस्त, देखिए मेरे दोस्त, कहानी को समझना। यहाँ n+2 है और यहाँ n फैक्टोरियल है, तो मैं एक काम तो कर सकता हूँ कि n+2 फैक्टोरियल को सोल्व करता हूँ। तो पहले लिखूंगा n+2 फैक्टोरियल, मतलब n+2, बिल्कुल ठीक है। फिर इससे एक कम करूंगा n+1 आएगा, फिर इससे एक कम करूंगा n आएगा, और ये है 2550 गुना n फैक्टोरियल। भाई इससे आगे भी तो जाना था, लेकिन मैंने फैक्टोरियल लगा लिया, तो ये और ये कट गया। मेरे बच्चे अगर मैं 5 फैक्टोरियल लिखता हूं तो पहले 5 लेता हूं, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। विजयपाल जी कह रहे हैं सर लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन थे उनमें कैसे पता चलेगा कि रिमाइंडर प्लस करना चाहिए माइनस, बता दूंगा उसको। गोविंद जी कह रहे हैं अब कर्नाटक के बारे में मिलकर आपसे मैथ पढ़कर कॉन्फिडेंस आ रहा है। थैंक यू मेरे भाई। आइए देखिए, अब मेरे बच्चे ये पेपर का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जो मुझे पेपर में सवाल कराने उसमें इन चीजों की जरूरत आएगी। और मैं डिफिकल्ट करा रहा हूं, इससे आसान पेपर में आता है। अब आपको n की वैल्यू चाहिए, ऑप्शन से भी उठा के देख सकते हो। आपको ये पता तो ये बात तो पता है कि यहाँ 0 है। अगर 0 है तो हर हाल में एक नंबर ऐसा चाहिए जिसके आखिर में 0 आती हो, है ना। और ऑप्शन नजदीक है तो 50 दिख रहा है, तो अगर मेरे बच्चे में 50 लेता हूं तो 50 और 1 51 आ जाएगा, 50 और 2 53, 0 नहीं आएगा। तो मुझे ऐसा नंबर लेना है जिससे एटलीस्ट एक 0 बने। 47 लेता हूँ, 47 2 49, 47 से 48 नहीं बनेगा। 49 लेता हूँ, 49 और 2 51, 49 और 1 50, एक 0 तो बना। 50 गुना 51 करेंगे 2550 आ जाएगा। तो एन की वैल्यू आ गई मेरे बच्चे 49। एन की वैल्यू आ गई 45। नहीं देखिए भाई मेरे बच्चे यहाँ n+2 है या n-1 है, तो मैं पहले n+2 लिखता हूँ, फिर एक कम करूंगा n+1 आएगा, फिर एक कम करूंगा n आएगा, फिर एक कम करूंगा n-1 आएगा। इससे आगे नहीं जाऊंगा, फैक्टोरियल लगा दूंगा 60 गुना n-1 फैक्टोरियल। अब मेरे बच्चे यहाँ का मामला साफ है। अब मेरे दोस्त आप ऑप्शन से जाइए और ऑप्शन से कुछ सोचिए, वैल्यू रखी जाए। एन की वैल्यू पूछिए, तो एन की वैल्यू 3 लेते हैं, 3 और 1 4 और 1 5,
भाई 3 और 1 4, 3 और 2 5, 5 चौक 20, 3 ये 60 हो रहा है 60। हाँ, तो ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर है ना। मेरा उद्देश्य केवल और केवल इतना है कि पेपर में ये सवाल नहीं आने, लेकिन बड़ा सवाल के अंदर ये सवाल इस्तेमाल होने हैं, तो वहां कॉन्सेप्ट मजबूत होना चाहिए। करिए, देखिए भाई, यहाँ n+3 है, यहाँ n+1 है, तो पहले n+3 आएगा, फिर एक घटाओगे n+2 आएगा, फिर एक और घटाओगे n+1 आएगा, यहाँ 56 n+1 फैक्टोरियल, n+1 से n+1 घटा। अब मेरे बच्चे n की वैल्यू आपको पता करनी है। ऐसे दो नंबर ढूंढिए जिन्हें गुना करें तो 56 आए और उनमें डिफरेंस हो 1 का, क्योंकि इन दोनों में ये n+2 n+3 यानी 1 का ही अंतर है। तो आप कहेंगे सर 7 और 8, ये 7 ले लो, ये 8 ले लो, 7 8 56 हो तो गया। तो n+2 7 है, तो n की वैल्यू रही होगी 5। भाई 5 2 7, 5 3 8 आए ना मेरे बच्चे, ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर है। अब आते हैं मेरे बच्चे आगे। देखिए मेरे भाई, यहां तक की जो कहानी थी, ये कहानी थी मेरे बच्चे फैक्टोरियल की। तो मैंने इतनी बात बता के आपको ये बताने की कोशिश की है कि व्हाट इज फैक्टोरियल, व्हाट इज फैक्टोरियल, कि फैक्टोरियल है क्या, काम कैसे करता है। यानी फैक्टोरियल की कैलकुलेशन क्या होती है, कैसे काम करती है, ये मैंने समझाने की कोशिश की है। उद्देश्य फैक्टोरियल पढ़ाने का बिल्कुल नहीं है, उद्देश्य है हमारा पढ़ने का क्या मेरे बच्चे, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो अब मेरे बच्चे हम आगे बढ़ते हैं और हम परमुटेशन पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन परमुटेशन पढ़ने से पहले हम पढ़ने जा रहे हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, यानी गिनती के मूल सिद्धांत क्या है। गिनती का मतलब या गणना करने के मूल सिद्धांत क्या क्या है, किसी भी चीज को कैलकुलेट कर रहा हूं तो उसके सिद्धांत क्या क्या है। तो मेरे बच्चे दो सिद्धांत है। पहला सिद्धांत है क्या, प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। हिंदी में कहें तो योग का सिद्धांत, है ना, इतनी हिंदी आप सब जानते हैं। एंड सेकंड प्रिंसिपल है मेरे बच्चे प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन, देखिए गुणा का सिद्धांत है मेरे बच्चे, ये मूल बातें हैं। इसलिए जितना संभव हो सके बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनना। अब कोई इधर उधर का कमेंट मत करना। देखिए मेरे दोस्त, प्रिंसिपल ऑफ एडिशन ये कहता है कि जब दो काम, दो या दो से ज्यादा, जब दो काम इंडिपेंडेंट हो, डेंट हो, जब दो काम इंडिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंट माने अलग अलग है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। जरूरी नहीं दो, दो से भी ज्यादा काम हो सकता है। काम को इंग्लिश में मेरे बच्चे, कर्नाटक से जो बच्चा उसे समझिएगा जॉब कहते हैं। और प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो है ना, इसका मतलब है जब दो काम डिपेंडेंट है, यानी जब दो जॉब डिपेंडेंट हो, एक दूसरे पे डिपेंड करती हो, तो वहां प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगता है। और जहां डिपेंड नहीं करती वहां प्रिंसिपल ऑफ एडिशन लगता है। एडिशन शब्द को पहचानने का तरीका है कि बहुत बड़े बड़े अक्षरों में आपको पहचानना होगा और या शब्द लिखा हुआ, ठीक है, और या, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन पहचानने का तरीका है, इंग्लिश में तो लिखा हुआ एंड, हिंदी में इसे और भी बोलते हैं, तथा भी बोलते हैं, तथा।
दोनों में फर्क समझिएगा। ये और हिंदी का, ये और इंग्लिश का। हिंदी में या कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे बात समझाता हूं, बड़े ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये पॉइंट अगर आपको समझ में आ गया तो समझो बेड़ा पार है आपका। ठीक है, मैं आपको ये कह रहा हूं, ये है दिल्ली। ठीक है, इस तरफ है आपका यूपी, और दिल्ली से इस तरफ है मान लीजिए आपका हिमाचल प्रदेश। मेरी बात बड़ी ध्यान से समझना। ये है दिल्ली, ये है यूपी, ये है हिमाचल प्रदेश, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में। अरे भाई क्यों नाराज हो रहा है ये? ठीक है, अब मैं आपको ये कह रहा हूं, ये एरो से आप समझ गए होंगे कि दोनों अलग अलग डायरेक्शन में। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि यार सच बात ये है कि दिल्ली से यूपी जाना हो ना, तो आपके पास दो तरीके हैं। एक तरीका आप वाया नोएडा जा सकते हैं, एक तरीका आप वाया हरियाणा जा सकते हैं। दो तरीके दिल्ली से यूपी जाने के। और मेरे बच्चे हिमाचल प्रदेश जाने के तीन तरीके हैं। एक वाया ए जा सकते हैं, एक वाया बी जा सकते हैं, एक वाया सी जा सकते हैं। तीन तरीके। अब मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि हाउ मेनी वेज आप दिल्ली में हैं मेरे बच्चे। ठीक है, तो मैं सवाल पूछूंगा कितने तरीके से, फिर इंग्लिश में बताऊंगा क्या कैसे बोलेंगे। कितने तरीके से कैसे आप, कितने तरीके से आप यूपी या हिमाचल प्रदेश जा सकते हैं। यानी कितने तरीके से आप दिल्ली से यूपी या हिमाचल प्रदेश जा सकते हैं। यानी मेन आप दिल्ली में है, मैंने एरो डाल दिया। इंग्लिश में सवाल ये बोलूंगा, बाई हाउ मेनी वेज यू कैन गो फ्रॉम दिल्ली टू यूपी और एचपी। यूपी और एचपी, और यूपी या हिमाचल प्रदेश कितने तरीकों से जा सकते हैं। देखिए या शब्द का मतलब है, जैसे मैं आपको कहूं कि यार या तो चॉकलेट खा ले, भाई चॉकलेट या केले में से कोई एक खा ले, या चॉकलेट खा ले या केले खा ले। मतलब ये है कि दो अलग अलग चीज है। केला खा लिया तो चॉकलेट नहीं खाए माफ करना, चॉकलेट खा लिया तो केला नहीं खाएगा। या का मतलब है ये वाला। तो कितने तरीके हैं? तो आप कहेंगे सर बड़ी सीधी सी बात है, अगर मैं दिल्ली से यूपी जाने लग रहा हूं तो मेरे पास दो ही रास्ते हैं, और दिल्ली से एचपी जाने लग रहा हूं तो मेरे पास तीन तरीके हैं। भाई दो तरीके यहां है, तीन तरीके यहां, तो टोटल कुल मिला के मेरे पास पांच तरीके हैं। इसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। जब दो चीजें डिपेंड ना हो एक दूसरे के ऊपर, यूपी या हिमाचल प्रदेश। अब मेरे बच्चे अगले एग्जाम्पल से आप ज्यादा बेटर तरीके से समझ पाएंगे। आराम से समझिएगा। ये है मेरे दोस्त दिल्ली। ठीक है जी, ये है मेरे दोस्त कानपुर, और ये है मेरे दोस्त पटना। ये है मेरे दोस्त कानपुर, ये है मेरे दोस्त पटना। ठीक है, दिल्ली से कानपुर, कानपुर से पटना। अब मैं आपको ये कह रहा हूं कि यार दिल्ली से कानपुर जाने के तीन रास्ते हैं। वाया ए रास्ता जा सकते हो, वाया बी रास्ता जा सकते हो, या वाया सी रास्ता जा सकते हो। कानपुर से पटना जाने के आप डी रास्ता पकड़ सकते हो, ई रास्ता पकड़ सकते हो। यानी कानपुर से पटना जाने के दो रास्ते हैं, और दिल्ली से कानपुर जाने के मेरे बच्चे तीन रास्ते हैं। अब मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि हाउ मेनी वेज, बाई हाउ मेनी वेज यू कैन गो, यू कैन गो फ्रॉम दिल्ली
दिल्ली टू कानपुर एंड पटना और पटना, यानी आपको कानपुर भी जाना और पटना भी जाना है। दिल्ली से आपको कानपुर भी जाना और पटना भी जाना है, तो क्या कितने तरीके हो सकते हैं? तो इस बात को बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन आपको यहीं से समझ में आ जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं बाकी सारी चीजें डिलीट कर देता हूं। देखिए मेरे दोस्त, भाई आप दिल्ली से चले, आपने रास्ता पकड़ा ए, आप दिल्ली से चले, आपने रास्ता पकड़ा ए, आप कानपुर पहुंच गए। अब आपके पास कितने तरीके पटना जाने के? तो आप कह सकते हैं कि कानपुर से डी रास्ता भी पकड़ के पटना जाया जा सकता है, या कानपुर से ई रास्ता भी पकड़ के पटना जाया जा सकता है। यानी अगर आपने ए रास्ता चुन लिया दिल्ली से कानपुर जाने का, तो कानपुर से पटना जाने के आपके पास दो विकल्प है। अब दूसरा तरीका सर आपके पास ये हो सकता है कि आप दिल्ली से कानपुर जा रहे हैं, आपने बी रास्ता चुन लिया, कानपुर पहुंच गए। अब गए तो थे बी से, लेकिन कानपुर से पटना जो जाना है ना, वो आपके पास दोनों रास्ते खुले हुए, आप दिल्ली से ना मतलब डी रास्ते से भी जा सकते हैं, ई रास्ते से भी जा सकते हैं। आपने कहा ठीक है, तो कितने रास्ते हो गए सर? दो रास्ते यहां हो गए। ये बात भी सही है, मतलब दो दो तरीके यहां थे, दो तरीके यहां थे। तीसरा तरीका क्या है सर? कि आप दिल्ली से चले, लेकिन आपने रास्ता चुन लिया सी रास्ता, आप पहुंच गए कटना नहीं मतलब कानपुर। अब कानपुर से पटना जाने के आपके पास फिर से दो ही तरीके अवेलेबल हैं, आप दिल्ली जा सकते हैं, मतलब डी से जा सकते हैं, या फिर ई रास्ते से जा सकते हैं। तो दो तरीके यहां हो गए, तो कुल मिला के 6 तरीके पॉसिबल हो गए। मेरा कहने का मतलब क्या है, ये डिपेंडेंट इवेंट है कि भाई अगर आप ए रास्ते से गए हो ना, तो आप पहले दिल्ली से कानपुर आओगे फिर पटना जाओगे, है ना? तो पटना आने का डिपेंड रास्ता हो गया। अगर आपने ए पे डिपेंड कर लिया तो भाई आपके पास दो तरीके, आप बी पे डिपेंड गए तो दो तरीके। भाई ऐसा भी तो हो सकता है आपने ए पकड़ा, यहां से डी पकड़ लिया, फिर आपने यहां से ए पकड़ा, फिर आपने ई पकड़ लिया। तो ये डिपेंड कर गया, मतलब एक से दूसरे पे जाने के लिए, यानी यहां से यहां आने के लिए इसके ऊपर आप डिपेंड हो, इस रास्ते के बिना आपकी बात नहीं बनेगी। तो मेरे बच्चे ऐसे रास्ते को या ऐसे तरीके को हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। और इसमें हम क्या करते हैं, यहां देखते हैं कितने तरीके हैं जी, 3 तरीके। यहां कितने तरीके हैं? 2 तरीके। सर गुना कर दो, कुल मिला के 6 तरीके हो, कुल मिला के मेरे प्यारे बच्चों 6 तरीके होंगे। अब एक बार मुझे जल्दी से बताना कितने बच्चे मेरी बात समझ पाए। ये पूरी थ्योरी थी, यहां ये और ये अलग अलग था। दिल्ली से मैं एचपी अलग 3 तरीके से जा सकता हूं, और दिल्ली से यूपी में 2 तरीके से जा सकता हूं। तो मैं दिल्ली से एचपी या यूपी जाऊंगा तो मेरे पास 5 ही तरीके हैं। लेकिन अगर मेरे बच्चे में दिल्ली से पटना जाना चाह रहा हूं तो मेरे पास 6 तरीके हैं, क्योंकि 3 तरीके यहां है और 2 तरीके यहां है, यानी 6 तरीके। ये गुना क्यों होती? गुना के पीछे का कारण यह है मेरे भाई, गुना के पीछे कारण यह है कि अगर मैं यहां से एक रास्ता चूज करता हूं तो मेरे पास यहां 2 रास्ते खुलते हैं, यानी यहां का एक रास्ते से 2 रास्ते बनते हैं। तो यहां 3 रास्ते हैं, तो एक रास्ते से 2 रास्ते, तो 3 रास्ते से 3 दूनी 6 रास्ते बनते हैं। क्या मेरी बात समझ गए? तो ये कहानी है मेरे बच्चे प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी जब एक दूसरे पे डिपेंड होके जा रहे हैं, और प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। अब मेरे दोस्तों हम इस पे कुछ सवाल लेंगे और सवालों के थ्रू हम समझेंगे। ये मैंने इसकी पूरी कहानी को लिख के समझाया आपको कि हम कैसे कैसे डील करते हैं। आपको वक्त लगे तो पढ़ लेना, ना वक्त लगे तो मार देना गोली, ठीक है? क्योंकि मैंने बेसिक समझा दिया है। और अगर इस कहानी को भी ध्यान से देखोगे तो यहां से अगर आप पढ़ने की कोशिश करो तो आप देखोगे कि मैंने जहां जहां मेन मेन वर्ड है उसको हाईलाइट किया हुआ है, या को, और को, या को, है ना? तो ये शब्द बहुत जरूरी है, या इससे ही पहचान में आएगा आपको, है ना? ये प्रोडक्ट प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे एंड वर्ड बहुत खतरनाक तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो मैं सीधा सवाल ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है भाग जा भाई मान जा कि आपका बेसिक वो समझ गया। यहाँ मैंने इसको लिख भी दिया है, और या से मतलब एडिशन है, एंड और दिखाई दे तो मेरे बच्चे इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है जी? अब मेरे दोस्त हम सीधा सवालों पर आते हैं। सवाल नंबर 15, 14 सवाल मैंने फैक्टोरियल के करा दिए थे, ठीक है जी?
15वां सवाल आपके पास यहां से शुरू होता है। आप एक बार करें सवाल। करिए मेरे दोस्त। देखिए मेरे दोस्त, कहानी को समझ गया, समझते हैं। नाइस। ये तो शिवांग के पास आइसक्रीम के 3 फ्लेवर है, रोस्टेड बादाम, बीटर चॉकलेट और पिस्ता। ठीक है जी। और उसके पास 4 फल हैं, सेब, पैशन फ्रूट, कटहल और अनानास। इसी को मैंने यहाँ एक टेबल के थ्रू दिखा दिया है कि भाई उसके पास 4 फल हैं। ठीक है, सेब भी है, पैशन फ्रूट जो भी इसका नाम है, जैक फ्रूट भी है और पाइनएप्पल भी है। तो 4 तरीके के फल हैं। ठीक है, और मेरे प्यारे बच्चों 3 तरीके के आइसक्रीम के फ्लेवर हैं। या तो रोस्टेड एलमंड टाइप का ले सकती है, बिटर चॉकलेट ले सकती है, या पिस्ताचियो ले सकती है। 3 तरीके की आइसक्रीम है, 4 तरीके के फल है। पहला सवाल यह है, 1 आइसक्रीम एंड 1 फ्रूट, एक आइसक्रीम और एक फ्रूट चुनने के कितने तरीके हो सकते हैं। एंड का मतलब प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्ट है। तो आप ये देखो कि आइसक्रीम कितनी है सर आपके पास, तो आप कहेंगे कि उसके पास 3 फ्लेवर है आइसक्रीम के, और फल कितने, 4। तो आंसर होगा 3 गुना 4 12। आप अगर देखना चाहें कैसे, तो आप ऐसे देखिए कि भाई आपने मान लो एप्पल चुन लिया, फल एप्पल ले लिया, तो आप आइसक्रीम ये वाली ले सकते हैं, एक तरीका। आप एप्पल ले रहे हो, साथ में बटर चॉकलेट ले सकते हो, एक तरीका ये वाला हो गया। आपने एप्पल लिया, साथ में पिस्ता, जो भी इसका नाम पिस्ताचियो, ये ले लिया, तो कुल मिला के 3 तरीके यहां हो गए, है ना। तो एक फल लेने से 3 तरीके यहां है, 3 6, 3 9 और 3 12। ये डिटेल एक्सप्लेनेशन हो गया। मैंने आपको सीधा समझाया कि भाई आइसक्रीम चुनने के आपके पास 3 तरीके थे, एंड वर्ड यूज हो रखा है, और फल चुनने के 4 तरीके थे। तो कुल मिला के 12 ही तरीकों से आपके पास ऑप्शन है चीजें चुनने के। अब आते हैं आगे। कह रहा है जी आइदर, इंग्लिश में आइदर, हिंदी में बोलते हैं या शब्द पे फोकस करना है। या तो आइसक्रीम या फल, लेकिन दोनों नहीं, मतलब कोई भी एक चुन सकते हो आप, या तो आइसक्रीम चुन लो या फल। तो आप कहोगे सर देखो आइसक्रीम चुनने के मेरे पास 3 तरीके हैं, फल चुनने के 4 तरीके, और यहाँ प्रोडक्ट प्रिंसिपल ऑफ एडिशन लगेगा। तो सर यहाँ 7 तरीके हैं मेरे पास चीजों को सेलेक्ट करने के। आइए जी, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है कि भाई एक लड़की है, उसका नाम है वेदिका, वो अमेरिका जाना चाहती है। अगर वो अमेरिका जाती है तो उसके पास कितने तरीके हैं, एक में जाना चाहती है तो वह 4 शहरों में से किसी भी शहर में घूम सकती है। अगर अमेरिका जाती है तो 4 शहर में से किसी एक शहर में जाएगी। लेकिन अगर वो यूरोप जाने का फैसला करती है तो फिर उसकी चॉइस की लिस्ट 5 शहरों में, 5 शहरों में। तो बताओ भाई वो घूमने जा रही है तो उसके पास कितने विकल्प है। पहला सवाल है, अगर उसको एक सिंगल सिटी जाना हो, तो भाई सिंगल सिटी जाना हो तो भाई अमेरिका जा रही होगी, 4 अलग अलग शहर में, 4 तरीके यहां हैं, 5 तरीके यहां हैं। तो मेरे बच्चे 4 और 5 9 तरीके हुए। तो जवाब होगा अगर सिंगल सिटी जाना है तो 9 तरीके हुए। ए सिटी इन द यूएसए एंड ए सिटी इन द यूरोप, एंड शब्द आ गया। कह रहा है कि यूएसए में भी एक शहर में जाना चाह रही है और यूरोप में भी एक शहर में जाना चाह रही है। तो बताओ उसके पास ऑर्डर ऑफ विजिटिंग द सिटीज डज नॉट मैटर, और मतलब ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो बताओ कितने तरीके हैं। तो यहां आप प्रोडक्ट करेंगे, भाई हो सकता है कि वो अमेरिका में गई और सिएटल में गई। ठीक है, सिएटल में जाने के बाद यूरोप में रोम में भी जा सकती, मिलान में भी, लंदन में भी, इस्तांबुल में, मैड्रिड में। तो यहां एक तरीका था, यहां 5 तरीके, फिर यहां न्यूयॉर्क, फिर 5, फिर जो भी फिलोडेल्फिया है उसके साथ 5। तो एंड आ गया। तो मेरे बच्चे प्रोडक्ट करो, तो इसका मतलब 20 तरीकों से सेटिंग हो सकती है यहां पे घूमने की, कि एक शहर अमेरिका का पकड़े, एक यूरोप का पकड़े, तो 20 तरीके हैं उसके पास ये गेम घुमाने के। आइए जी, देर आर 3 कैंडिडेट फॉर ए क्लासिकल, 5 फॉर ए मैथमेटिकल एंड 4 फॉर ए नेचुरल साइंस स्कॉलरशिप। शास्त्रीय छात्रवृत्ति के लिए 3, गणितीय छात्रवृत्ति के लिए 5 तथा प्राकृतिक विज्ञान छात्र के लिए 4 उम्मीदवार है। देखो भाई ऐसे है, देर आर 3 कैंडिडेट फॉर ए क्लासिकल, क्लासिकल के लिए 3 छात्र उपलब्ध है, मैथ पढ़ने के लिए 5 छात्र हैं,
और नेचुरल साइंस पढ़ने के लिए भाई 4 छात्र हैं। कहते हैं इन हाउ मेनी वेज कैन दी स्कॉलरशिप बी अवार्डेड, कितने तरीकों से ये स्कॉलरशिप अवार्ड की जा सकती है। और सेकंड क्वेश्चन है इन हाउ मेनी वेज वन ऑफ दी स्कॉलरशिप बी अवार्ड, इनमें से कोई एक स्कॉलरशिप कितने तरीके से दी जा सकती है। तो 3 तरीके, ये 5 ये 4 ये, तो 3 और 5 8 और 4 12, तो आंसर होगा मेरे बच्चे 12 तरीके से दी जा सकती है। यहां पूछा था कि ये तीनों छात्रवृत्तियां, ये छात्रवृत्ति नहीं लिखा, ये छात्रवृत्तियां लिखा, मतलब तीनों के बारे में बात हो रही है, एंड का मतलब हो रहा है। इन हाउ मेनी वेज कैन दी स्कॉलरशिप्स, तीनों की बात हो रही है, बी अवार्डेड, कैसे बांटी जाती। तो जहां सबकी बात हो रही है वहां इंटू करो, तो 3 5 15 चौकू 60, तो 60 तरीके से मेरे प्यारे बच्चों ये बांटी जा सकती है ना। ये मेरे बच्चे सवाल है आपका यूपीएससी सीसेट 2011। जैसा मैंने आपको कहा कि इससे दबा के क्वेश्चन आ रहे हैं और आपको मिलेंगे भी दबा के सवाल इसमें। मेरे बच्चे यहाँ एक छोटी सी गड़बड़ हो रखी है, हिंदी में इंग्लिश में करेक्ट है। हम B2 से हर सी, यहाँ बी है, मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, माफी चाहता हूँ। अब आपका सवाल करेक्ट है, करें। ये आपका सीसेट 2011 का क्वेश्चन है। देखिए मेरे बच्चे, शहर ए से शहर बी तक जाने के लिए 4 रास्ते हैं। मेरे दोस्तों ध्यान से सुनना, शहर ए से शहर बी जाना है तो 4 रास्ते हैं, और शहर बी से सी तक जाने के 6 रास्ते हैं। यहाँ 6 रास्ते हैं, यहाँ 4 रास्ते हैं। तो कह रहा है शहर ए से सी जाना है तो कितने रास्ते संभव है। तो भाई ए से सी जाना है तो ए से सी डायरेक्ट कोई हाईवे थोड़ी है, आपको ए से बी जाना होगा फिर बी से सी जाना होगा। तो कितने तरीके हुए जी सर, डिपेंडेंट इवेंट है तो 4 6 24 तरीके हुए, यानी ऑप्शन ए। मैंने आपको कहा था ना एक बार, आप अगर तसल्ली से समझ गए ना प्रोडक्ट, ना माफ करना गलती से कह रहा हूं, प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्ट और प्रिंसिपल ऑफ एडिशन दोनों को समझ गए तो क्लियर हो गया। सहरीना कह रही सर प्लस मल्टीप्लाई में कंफ्यूज है, फिर से क्लियर कराता हूं। देखो, जब भी आपकी एक चीज दूसरे पे डिपेंड कर रही हो तो मल्टीप्लाई करनी है, और जब एक चीज दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रही हो तो वहां मेरे बच्चे हमेशा ऐड करते हैं। जैसे यहां ए से सी पे आना था तो डिपेंड कर रहा है बी के थ्रू, क्योंकि आओगे तो वाया बी। अब आप यहां से आओगे तो यहां पहुंच गए, लेकिन यहां पहुंचने के 6 तरीके हैं, लेकिन इससे आते तो भी 6 ही तरीके थे, इससे आते तो भी 6 तरीके, इससे आते तो भी 6 तरीके, यानी यहां से एक रास्ता लोगे तो यहां 6 रास्ते, तो कुल मिला के यहां से एक बार जाओगे तो 6 बार, तो यहां से 4 बार जाओगे तो 24 बार। आपको कंफ्यूजन हो सकता है यहां कि सर यहां तो बात समझ में आ गई कि इन हाउ मेनी वेज वन ऑफ दीज स्कॉलरशिप बी अवार्डेड। अगर किसी एक रास्ते को, मतलब एक चीज को चुना जा रहा है तो सीधा सीधा 3 5 8 और 4 12, भाई 3 तरीकों से यहां चुन सकते हैं, 5 तरीकों से यहां, 4 तरीकों से यहां, है ना। जैसे मान लो मैं एक क्लास में कहूं कि 3 बच्चे बैठे हैं ए बी सी, मुझे किसी एक बच्चे को चुनना है, कितने तरीके हैं सर, 3 तरीके, मैं ए को चुन सकता हूं या बी को चुन सकता हूं या सी को चुन सकता हूं, 3 तरीके। तो एक तरीका एक तरीका एक तरीका जोड़ दिया, है ना। आइए, ये मेरे बच्चे सवाल था सीसेट 2011 का। ये जो क्वेश्चन मैंने अभी लिखा है ये क्वेश्चन है सीसेट 2022 का। अब आप खुद ही सोचना कि आपके पेपर कैसे रिपीट कर रहे हैं। मैं क्यों कहता हूं कि सीसेट बहुत आसान है अगर आप सिस्टम को समझ जाएं तो। देखिए, कहता है ए बी और सी 3 स्थान इस प्रकार हैं कि ए बी के लिए 3 भिन्न रास्ते हैं। ए से बी के 3 रास्ते हैं, मैं ऐसे नंबर लिख दे रहा हूं डायरेक्ट, 3 रास्ते हैं। और बी से सी के लिए 4 भिन्न रास्ते हैं, 4 रास्ते हैं। इन रास्तों का प्रयोग कर, और ए से सी के लिए 3 भिन्न रास्ते हैं। ये तो समझाना पड़ेगा। देखो यार, ए से बी जाने के लिए 3 रास्ते हैं, 1 2 3। बी से सी जाने के लिए 4 रास्ते हैं, 1 2 3 4। और ए से सी जाना है 3 रास्ते हैं। ए से सी जाना है तो 3 भिन्न रास्ते हैं। तो बताओ इन रास्तों का प्रयोग कर कोई व्यक्ति
कितने भिन्न मार्गों से ए से सी तक पहुंच सकता है? यह सवाल है मेरे बच्चे सीसेट 2022 का। मैं थोड़ी देर के लिए आपसे एक सिंपल बात कहना चाह रहा हूं, मजे की बात, सिंपल स्टेटमेंट। मैं कह रहा हूं समझो ये सवाल में है ही नहीं, बस यही है सवाल में। जो 2011 में पूछा गया था सेम वही चीज 2022 में पूछी गई है। भाई यहां 3 तरीके थे, यहां 4 तरीके हैं, तो कुल मिलाकर स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि ए से सी तक जाने के 12 तरीके हुए। यानी एक आदमी ए से सी तक पहुंचने में 12 तरीके इस्तेमाल करेगा। आपने कहा ठीक है, क्यों जी? क्योंकि ए से सी तक जाने के लिए डिपेंड कर रहा है कौन? बी, डिपेंडेंट बन गया तो सर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है जी। अब अगली लाइन ये भी कह रहा है कि भाई अपने पास है ना 3 डायरेक्ट हाईवे ए से सी तक, 1 2 और 3 हाईवे डायरेक्ट है। तो भैया ये तो डिपेंड ही नहीं कर रहे किसी पे, तो ये 3 हाईवे अलग से जोड़ दो यार, इसमें और है ही क्या? तो हम कहेंगे कि हाँ सर 15 तरीकों से पहुंचने के रास्ते हैं अब आपके पास। कंफ्यूज नहीं होना, बड़ा सिंपल है। ए से सी अगर वाया बी जाओगे, मतलब ए से सी अगर बी होते हुए जाओगे तो बी पे डिपेंड कर रहा है आप ए से बी तक कौन सा रास्ता ले रहे हैं, है ना? और फिर बी से सी तक, तो बी पे डिपेंड हो गए। लेकिन अगर आपके पास डायरेक्ट कोई हाईवे है ए से सी जाने का, तो बी की जरूरत ही नहीं है। इसलिए मैंने ये 3 मेरे बच्चे जोड़ दिए हैं, 12 जमा 3 15। एक बार जल्दी से मेरे बच्चे मुझे बताना कितने भाई समझ गए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मेरे बच्चों ये समझो, अगर आप ए से सी तक जाओगे और डायरेक्ट रास्ता दे रखा है, 3 तरीके दे रखे हैं, तो फिर डिपेंड कहां हुआ वो? फिर तो इंडिपेंडेंट हुआ ना वो, लप्पे नहीं भाई। आइए देखिए यार, इस पे शायद सवाल है नहीं ना, एक भी आया नहीं ना इस वाले पे, तो इस पे एक भी सवाल आया नहीं है, लेकिन इसको आप सुन लीजिए। ये वही है, नथिंग एज ए ऑप्शन, कुछ ना करना भी एक ऑप्शन होता है। जैसे मैं आपको कहूं कि यार 3 पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस। एक आदमी वोट डालना चाहता है, इनमें से किसी एक को ही वोट डालेगा, तो बताओ उसके पास वोट डालने के कितने तरीके हैं? तो आप कहेंगे कि सर एक तरीका, एक तरीका, एक तरीका, सर 3 तरीके से वोट डाल सकता है। वो आम आदमी को डाल सकता है, दूसरा तरीका वो बीजेपी को डाल दे, तीसरा तरीका वो कांग्रेस को डाल दे। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि यार उसके पास एक ऑप्शन ये भी है, या उसकी एक चॉइस ये भी है कि वो किसी को वोट ना डाले, उसके पास एक चॉइस ये भी है, यानी नथिंग की एक चॉइस है, कुछ ना करने की भी एक चॉइस है, कि भाई वो घर से वोट डालने ही ना जाए, वो भी उसके पास एक चॉइस है। तो आप कहेंगे ठीक है सर, उस केस में फिर इसके पास 4 तरीके हो गए। 3 तरीके से वोट कर सकता है, एक तरीके से नोटा तो वोट ही हो गया, लेकिन मतलब वोट डालने ही ना जाए तो एक चॉइस वो भी हो गई, है ना? अब आइए, एक बच्चा पूछ रहा है इसमें एडिशन क्यों किया इस वाले में? राजा मुझे लगता है कि आपको है ना, ये वीडियो जब खत्म हो जाएगी तो एक बार इसकी रिकॉर्डेड वर्जन को दोबारा देखना चाहिए, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा, है ना, एडिशन को। क्योंकि अब मैं उस बात को कितनी बार दोहरा लूंगा तो अर्थ नहीं मेरे से बदलेगा। आइए, पढ़िए मेरे बच्चे सवाल। सवाल में कह रहा है आई नीड टू चूज माई शूज एंड माई सॉक्स फॉर माई डिनर आउटिंग। खाना खाने के लिए बाहर जाने के लिए मेरे पास कुछ तरीके हैं जूते और जुराबे पहनने का। मेरे पास 3 रंग के जूते हैं, काला, भूरा, सफेद। मेरे पास 4 रंगों के मोजे, 4 तरीके की जुराबें और 3 तरीके के जूते। तो बताओ मैं कितने तरीके से चुन सकता हूं अगर मैं हमेशा शूज या सॉक्स पहनता हूं, मतलब शूज एंड सॉक्स पहनता हूं, मतलब मैं पहनता हूं जूते और वो जुराबे। तो आप कहेंगे एंड वर्ड यूज हो रखा है सर, है ना, और या तथा। तो सर इसका मतलब हमें प्रोडक्ट करना पड़ेगा, तो 3 गुना 4 यानी आंसर आएगा सर 12। आंसर आएगा सर 12। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है सर? कह रहा है आई ऑलवेज वियर शूज बट ऑल्सो हैव द ऑप्शन ऑफ नॉट वियरिंग सॉक्स। कहता है मेरे पास जूते पहनने का तो वो है, मतलब मैं जूते तो हर हाल में पहनूंगा। इस स्टेटमेंट को सुनना, इस पे सवाल आया नहीं लेकिन आ सकता है। आई ऑलवेज वियर
शूज, कहता है मैं जूते तो पहनता हूं हमेशा, ये तो श्योर है, यानी जूते के ऑप्शन मेरे को पूरे 3 लेने हैं। लेकिन बट ऑल्सो हैव द ऑप्शन ऑफ नॉट वेयरिंग सॉक्स, लेकिन मेरे पास एक ऑप्शन ये भी है कि मैं जूते पहनूं लेकिन जुराब ना पहनूं, जुराब ना पहनूं, ये भी ऑप्शन है। तो मेरे बच्चे ये आ गया नथिंग, सोक्स ना पहनने का, तो 4 तो जुराबें हैं ही, एक ऑप्शन उसका जुड़ गया जुराब ना पहनने का, तो 5 ऑप्शन हो गए। तो फिर इस केस में आंसर आ गया 3 5 15, 3 5 15। क्या आप मेरी बात समझ पाए? जल्दी से मेरे बच्चे बताओ, यहां नथिंग वाला ऑप्शन जुड़ गया मेरे बच्चे। कह रहा जी मेरे पास अपनी जैकेट और टाई चुननी है, तो जैकेट और टाई चुननी है, तो जैकेट चुनने के और टाई चुनने के मेरे पास कुछ ऑप्शन है। मेरे पास एक लाल जैकेट, एक नीली जैकेट और एक हरी जैकेट है, यानी जैकेट है 3। मेरे पास एक पोलका डॉटेड टाई और एक धारीदार टाई है, टाई है मेरे बच्चे 2। ठीक है जी, अब ध्यान से देखना, आई ऑल्सो हैव द ऑप्शंस ऑफ नॉट वेयरिंग वन और मोर ऑफ दी अबाउट 2 आइटम्स। मेरे पास ये ऑप्शन है कि जो ऊपर आपको दे रखा है इनमें से मैं नहीं भी पहन सकता, एक भी पहन सकता हूं, एक से ज्यादा भी पहन सकता हूं। मेरे पास दोनों तीनों ऑप्शन है, यानी मैं कुछ भी नहीं पहन सकता, वो भी मेरे पास एक ऑप्शन है। दूसरा मेरे पास ऑप्शन है मैं कोई एक पहन लूं। तीसरा मेरे पास ऑप्शन है मैं एक से ज्यादा भी पहन लूं, यानी 2 चीजें तो 2 पहन लूं। तो बताइए कितने तरीके से मैं विकल्प चुन सकता हूं? तो मेरे बच्चे उस केस में यहाँ 4 विकल्प होंगे, क्योंकि जैकेट ना पहनने का भी तो एक विकल्प है और टाई ना पहनने का भी एक विकल्प है, तो 2 और 1 3। तो उस केस में मेरे बच्चे आपका आंसर होगा 12। उस केस में मेरे बच्चे आंसर 12। हाँ जी, आइए देखिए मेरे बच्चे, कह रहा मुंबई इज कनेक्टेड टू अलीबाग वाया रोड फेरी एंड ट्रेन। कहता है भाई मुंबई जो है वो अलीबाग से कनेक्टेड है वाया रोड, फेरी एंड ट्रेन, यानी कुल मिला के 3 तरीके मुंबई से अलीबाग जाने के। ए पर्सन विल ट्रेवल यूजिंग एग्जैक्टली वन ऑफ दीज मेथड्स फॉर ए जर्नी फ्रॉम वन सिटी टू अनदर। कहते हैं इन तीनों में से कोई एक रास्ता चुनता है और दूसरे शहर पहुंच जाता है। द रिटर्न जर्नी कैन बी वाया ए डिफरेंट मेथड, और जो वापसी आने की जर्नी है वो अलग मेथड से भी पॉसिबल हो सकती है। यानी अगर मान लो वो इससे चला गया, रोड से चला गया, लेकिन वापसी हो सकता है फेरी से आया हो, तो ऐसा पॉसिबल है, ऐसा नहीं कि जिससे गया उसी से आएगा। तो बताओ इन हाउ मेनी वेज कैन ए पर्सन, तो एक आदमी कितने तरीकों से यात्रा कर सकता है? पहला सवाल है गो टू अलीबाग फ्रॉम मुंबई। भाई अलीबाग से मुंबई गया, अलीबाग से मुंबई जाएगा तो 3 ही तरीके, तो आंसर होगा 3। दूसरा है गो टू मुंबई फ्रॉम अलीबाग, कहता मुंबई से अलीबाग गया तो भी 3 ही तरीके मेरे बच्चे, इसमें तो कोई आपत्ति नहीं है, बिल्कुल ठीक है जी। इसी का तीसरा सवाल है गो टू अलीबाग फ्रॉम मुंबई एंड कम बैक गिवन दैट, कहता अलीबाग गया और फिर वापसी भी आया। तो मेरे बच्चे हम कहेंगे कि देखो मुंबई से अलीबाग गया तो 3 तरीके थे, और फिर अलीबाग से मुंबई आया तो 6 तरीके हुए। भाई ये डिपेंडेंट इवेंट क्यों है? क्योंकि अगर वो अलीबाग से मुंबई जाएगा ही नहीं तो फिर कम बैक करेगा ही नहीं। कम बैक करने के लिए जाना जरूरी है और फिर वापसी आना जरूरी है। और अगर आप यहां कंफ्यूज हैं तो आप ये समझो कि भाई वो मुंबई से अलीबाग रोड से गया, लेकिन जब वापसी आया तो उसके पास 3 तरीके हैं, रोड से भी आ सकता है, फेरी से भी आ सकता है और ट्रेन से भी आ सकता है ना? तो 3 तरीके हुए। तो ऐसे यहां एक रेल्स एक रास्ता पकड़ रहा है तो 3 रास्ते खुल रहे हैं, तो यहां 3 रास्ते हैं तो 3 खोलेगा तो 9 रास्ते खुल जाएंगे, समझे? तो मेरे बच्चे कुल मिला के यहां 9 तरीके पॉसिबल होंगे, क्योंकि 3 रास्ते जाने के और वापसी आने के अरे ये मैंने गलत क्यों कर दिया, 3 थी 9 होगा भाई, माफी चाहता हूं मैं। तो 9 रास्ते मेरे बच्चे, माफ करना, तो 9 रास्ते मेरे पास वापसी आने के। अगला यू कम बैक वाया द सेम रूट दैट यू वेंट, कहता है आप जिस रास्ते से गए थे अगर उसी रास्ते से वापसी आ रहे हो तो आपके पास कितने तरीके हैं? तो मेरे बच्चे मुंबई से आप अलीबाग जा सकते हैं 3 तरीके से, 3 तरीके से। लेकिन कह रहा है जिस रास्ते से आप गए उसी रास्ते से आपको वापसी आना है। मतलब अगर आप मान लीजिए मुंबई से अलीबाग गए आप वाया ट्रेन रोड, तो आपको आना भी वापसी रोड से ही पड़ेगा। तो एक ही
तरीका पॉसिबल हुआ, क्योंकि रोड से गए रोड से ही आए, चेंज तो करने का ऑप्शन ही नहीं। दूसरा तरीका, आप मुंबई से फेरी पे गए अलीबाग और फिर वापसी फेरी से आए, तो भी एक तरीका है। ऐसे ही मुंबई से आप अलीबाग गए, ट्रेन से गए और ट्रेन से ही आए, तो भी एक ही तरीका है। तो एक, दो और एक, तीन। तो इस सवाल का आंसर मेरे बच्चों तीन होगा। यानी जिस रास्ते से आप गए, अगर उसी रास्ते से वापसी आएंगे तो मेरे बच्चे तीन तरीके। सी ऑप्शन है, मतलब सी क्वेश्चन है, यू कम बैक वाया डिफरेंट वे फ्रॉम वन ऑफ द वन दैट यू वेंट। आप जिस रास्ते से गए थे उससे भिन्न रास्ते से वापसी आए। तो मेरे बच्चे ये बताओ, मुंबई से अलीबाग आप जाएंगे तो आपके पास जाने के कितने रास्ते होंगे? तो आप कहेंगे जी तीन रास्ते। लेकिन आने के कितने रास्ते होंगे? सर दो ही रास्ते हैं। क्यों सर? देखो, अगर मान लो मुंबई से अलीबाग आप गए फेरी से, बिल्कुल ठीक है, तो जब वापसी आएंगे ना अलीबाग से मुंबई, तो आप फेरी से नहीं आ सकते। आपको या तो ट्रेन लेनी होगी या फिर आपको रोड लेना होगा, क्योंकि उसने कहा कि जिस रास्ते से गए उससे नहीं आ सकते, उससे भिन्न रास्ते से आएंगे। तो आप गए तो तीन तरीके से, लेकिन वापसी फिर उसमें से दो ही तरीकों से आप आ रहे हैं। तो मेरे बच्चे यहां मेरा आंसर होगा छह तरीके। कितने तरीके मेरे बच्चे? छह तरीके। मेरे बच्चे बताइए, पिछले वाले सवाल में अगर किसी भाई को कोई दिक्कत है तो खुल के अपने कमेंट करिए, ताकि मैं समझा पाऊं दोबारा। बड़ा ही आसान और सिस्टमेटिक वे था। आप कितने तरीकों से जा रहे हैं और कितने तरीकों से आ रहे हैं, बस ये डिपेंड है। अगर आप जाके वापसी आ रहे हैं तो मतलब डिपेंड कर गया इस पे, आप जाओगे तभी तो वापसी आओगे। आइए सवाल पे। कह रहे जी रिपीट फोर्थ क्वेश्चन। देखो भाई, ये वाला कह रहे थे देर आर नो रेस्ट्रिक्शंस, कोई रेस्ट्रिक्शन ना हो। कह रहा है जी गो टू अलीबाग फ्रॉम मुंबई एंड कम बैक गिवन दैट। कहता आप अलीबाग गए और फिर वापसी आ रहे हैं और आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो मतलब तीन ही तरीके जाने के थे और पहुंचने के बाद वापसी आने के तीन तरीके थे, तो नौ तरीके थे। यहां रिस्ट्रिक्शन है, यू कम बैक वाया द सेम रूट दैट यू वेंट। जिस रास्ते से आप गए उसी रास्ते से ही आपको वापसी आना है। तो मेरे भाई, अब कैसे बताऊं इस बात को मैं तुझे, इसको डिटेल समझ ले बेशक, कि अगर तू यहां से मुंबई से अलीबाग गया है फेरी के थ्रू, तो अलीबाग से वापसी मुंबई भी फेरी के थ्रू आ रहा है, कोई ऑप्शन थोड़ी है तेरे पास। अब तू यहां फेरी से आ गया, लेकिन यहां से तू रोड से या उससे थोड़ी जा सकता है, ट्रेन से, कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो कुल मिला के एक ही तरीका था, फेरी से जाओ फेरी से आओ, ऐसे ट्रेन से जाओ ट्रेन से आओ, रोड से जाओ रोड से आओ। तो एक और एक, दो और एक, तीन। तो तीन ही तो तरीके हैं मेरे बच्चे। पता है, इसको ना लिख लिख के ना अपनी तरफ से दिमाग दौड़ा क्या क्या तरीके हो सकते हो, उससे शायद ज्यादा बेटर समझेगा, अगर मेरी बात नहीं समझ रहे हो। आओ भाई, बहुत मुश्किल है ही नहीं, मैंने कहा था ना। चैप्टर पढ़ाने में टाइम लगेगा, लेकिन टूटेंगे सवाल दो दो सेकंड में। उसमें कहां हिंट दिया कि मल्टीप्लाई करना है? क्वेश्चन रजक भाई सवाल थोड़ी कहेगा मल्टीप्लाई करना है। अगर सवाल मल्टीप्लाई करने कह देगा मेरे बेटा, तो फिर तुझसे क्यों सी सेट में आईएएस बनवाएगा? वो तो कोई भी कर देगा, 3 गुना 4 तो, या 3 गुना 3 तो। यही तो समझना है मेरे भाई। अगर तू मुंबई से अलीबाग जा रहा है और अलीबाग से वापसी आ रहा है, तो भाई जाने के तीन रास्ते हैं, वापसी आने के तीन रास्ते हैं। देख इस बार समझ ले तू, और इस बार ढंग से समझ लेना। देख, मुंबई से अलीबाग और अलीबाग से फिर मुंबई। भाई एक आदमी फेरी से गया मुंबई से, और अलीबाग से वापसी फेरी से आ सकता है, या मतलब ये मुंबई को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये अलीबाग से मुंबई को, ये मुंबई से अलीबाग को, ये अलीबाग से मुंबई। या फेरी से गया रोड से आ गया, या फेरी से गया और ट्रेन से आ गया। तीन तरीके हो गए। दूसरा, वो मुंबई से जो गया वो मान ले ट्रेन से गया, वापसी फेरी से आ गया। ट्रेन से गया, वापसी रोड से आ गया। ट्रेन से गया, वापसी भी ट्रेन से आ गया। ऐसा भी तो हो सकता है वो दिल्ली माफ करना, मुंबई से अलीबाग रोड से गया, वापसी फेरी से आया। और रोड से गया, वापसी भी रोड से आया।
रोड से गया और वापसी ट्रेन से आया, तो 3 तरीके यहां है, 3 तरीके यहां है और 3 तरीके यहां है, तो 3 3 6 और 3 9 ही तो हुए। तो इसमें ऐसा है ही नहीं, फिर भी दिक्कत है तो उसका इलाज कर। इलाज ये है कि ऐसे बना टेबल और फिर समझ। मैंने तुझे कहा कि जब वो मुंबई से अलीबाग जाएगा और अलीबाग से आगे मुंबई जाने के उसके ऑप्शन है उसके पास, तो ये डिपेंडेंट इवेंट हो गया ना। 3 तरीके यहां है, आगे भी 3 ही तरीकों से जा सकता है, 9 तरीके। लेकिन अगर मैं सवाल में ये कह रहा हूं कि भाई जिस रास्ते से जाएगा उसी रास्ते से वापसी आएगा, यानी फेरी से गया और फेरी से ही वापसी आएगा, तो इसका मतलब यह है कि अगर तुमने पास यहां 3 तरीके हैं तो यहां तो एक भी तरीका नहीं बचा ना तुम्हारे पास। क्यों? क्योंकि अगर तुम फेरी से गए हो तो यहां तुम्हारे पास कोई तरीका थोड़ी है, वापसी भी तुम्हें फेरी से आना पड़ेगा। और जब तुम्हारे लिए सर्टेन हो गया कि तुम फेरी से ही वापसी आओगे तो तुम्हारे पास ऑप्शन कहां है फिर? वो तो मतलब 100% वाली श्योर शॉट हो गई, इसलिए उसमें पंगा है। लिख के कर ले मेरे बच्चे। आओ, यही सवाल था ना। कह रहा भाई कमरे में 6 दरवाजे, 5 6 ऐसे 6 दरवाजे हैं। तो कहता है कमरे में 6 दरवाजे, एक आदमी कितने तरीके से दरवाजे से कमरे में प्रवेश कर सकता है? तो डोर से रूम में अंदर जाने के 6 तरीके हैं भाई इसके पास, और दूसरे दरवाजे से बाहर आना। अब देखना इस शब्द को, यहीं पे काटेगा तुम्हारा। दूसरा दरवाजा, दूसरा का मतलब जिससे घुसा है ना उससे वापसी नहीं आ सकता। ए मैन एंटर द रूम थ्रू वन डोर एंड कम आउट थ्रू ए डिफरेंट डोर, यानी एक दूसरे दरवाजे से वापसी आएगा। तो इसका मतलब घुसने के तो 6 तरीके हैं और रिटर्न आने के ना रूम से बाहर निकलने के 5 ही तरीके, क्योंकि जिस दरवाजे से मान लो ए दरवाजे से अंदर घुसा था तो ए दरवाजे से बाहर नहीं निकल सकता, ये नियम है कि अलग दरवाजे से आएगा। तो 6 5 30। ये डिपेंडेंट इसलिए है क्योंकि जब तक रूम में घुसेगा नहीं तो बाहर कैसे निकलेगा, और चूंकि यहां से आने के और फिर यहां से निकलने के अलग अलग तरीके हैं, तो 30 तरीके में मेरे बच्चे। ऑप्शन सी। कहता है फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड। कहता है यार 4 अक्षरों का एक, है ना, एक वर्ड बनाना है 4 लेटर से। 4 लेटर कौन कौन से? ROSE, ये 4 लेटर है। लेकिन कहता है कि भाई जो अल्फाबेट होंगे उनकी रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए। द रिपीटेशन ऑफ द लेटर्स इज नॉट अलाउड। यानी एक लेटर आपने यहां लिख दिया ना, मान लो आर यहां लिख दिया, तो आर दोबारा आगे नहीं आ सकता। तो यहां आर भी लिख सकते हो, यहां ओ भी लिख सकते हो, यहां एस भी लिख सकते हो, यहां ई भी लिख सकते हो। मतलब इसको भरने के 4 तरीके हैं। अगर एक लेटर यहां फिक्स कर दिया तो इसे भरने के अब 3 ही तरीके बचे। एक यहां फिक्स हो गया तो इसे भरने के अब 2 ही तरीके बचे। इसे भर दिया तो अब इसे भरने के 1 ही तरीके बचे। तो 4 3 12 दूनी 24 एकम 24। तो 24 तरीके से आप लेटर तैयार मतलब वर्ड तैयार कर सकते हैं। हाँ है ना? ये वैसे मैंने उसमें पढ़ाया था नंबर सिस्टम में। यहां कह रहा है कि अगर रिपीटेशन अलाउ है, अगर रिपीटेशन मेरे बच्चे अलाउ कर दिया जाएगा तो आप इसे भरने के 4 तरीके लेंगे, इसे भी इसे भी इसे भी, क्योंकि इसमें भी 4 में कोई भी रखो, 4 में कोई भी, 4 में कोई भी, 4 में कोई भी। तो 4 चौक 16, चौको 64, चौको 256। तो फिर आंसर आएगा 256। लेकिन ये तब आएगा जब रिपीटेशन अलाउड है, जो कि सेकंड वाले में 256। हाँ जी, आइए। सवाल में कह रहा है कि भाई 3 हाउ मेनी वर्ड्स ऑफ 3 डिस्टिंक्ट लेटर्स, मतलब 3 अलग अलग लेटर से वर्ड बनाना है मेरे राजा। कहानी कहां फंसेगी या कहां बनेगी? उसने कुछ शब्द बोले क्या कि डिस्टिंक्ट लेटर्स, यानी सारे लेटर्स अलग अलग होने चाहिए। अलग अलग यानी ऐसा नहीं है कि सारे लेटर सेम हो सकते, नहीं, अलग अलग हो सकते हैं। तो मेरे बच्चे टोटल कुल मिला के अल्फाबेट होते हैं 26। तो मतलब पहला ये कॉलम भरने के 26 तरीके। अब एक लेटर अगर यहां डाल दिया तो वो आगे रिपीट नहीं हो सकता क्योंकि अलग अलग चाहिए। तो इसे भरने के फिर 25 तरीके हुए, और मेरे बच्चे एक यहां डल गया तो फिर इसे भरने के 24 तरीके हुए मेरे बच्चे। इनको गुना कर देंगे, मेरा आंसर। अब बात आती है कि गुना करेगा कौन? आप। मैं नहीं करूंगा, आप करेंगे। दूसरी चीज है कि गुना बहुत मुश्किल काम तो है नहीं,
24 को मैं लिख देता हूं 4 गुना 6, तो 25 चौकू तो 100 हो गया, 2 जीरो आ गई। 6 से गुना करेंगे, 6 छिंग 36, 6 दूनी 12 और 3 15, तो आंसर आएगा 15,600। तो ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर। नहीं तो हम डिविजिबिलिटी लगा के भी कहानी सेट कर सकते थे। करिए, बहुत बढ़िया सवाल है। कहता फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स दैट कैन बी जनरेटेड बाय अरेंजिंग लीस्ट एट लीस्ट 2 फ्लैग्स इन ऑर्डर, one below the other on a vertical staff if 5 different flags are available। मेरे बच्चों कुल मिला के 5 झंडे हैं। कहानी क्या कह रहा है कि हमें उन 5 झंडों का यूज करके सिग्नल तैयार करना है। मतलब 5 कलर है एक किस्म से, समझो, उन 5 कलर का यूज करके हमें सिग्नल तैयार करना है। लेकिन सिग्नल के लिए एटलीस्ट 2 फ्लैग होने ही चाहिए, कम से कम 2 फ्लैग का तो इस्तेमाल होगा ही होगा। ऐसा नहीं है कि आप लाल झंडा रख दें और फिर कहेंगे देखो हो गया सिग्नल, ऐसा नहीं है। कम से कम 2 झंडे चाहिए भाई सिग्नल के लिए। आपने कहा मामला सेट है। दूसरी चीज, अलग अलग झंडे, यानी सारे रंग अलग अलग है, डिफरेंट सिग्नल्स, मतलब अलग अलग झंडे हैं जिनके थ्रू आपको ये काम करना है। कम से कम 2 झंडों को जरूरी है। तो कितने तरीके से आप सिग्नल तैयार कर सकते हैं, कितने सिग्नल आप दे सकते हैं? देखो भाई, ऐसा हो सकता है कि आप एक झंडा रखा, इसके ऊपर दूसरा झंडा रख दिया, 2 झंडों से सिग्नल तैयार हो सकते हैं, क्योंकि 2 तो चाहिए। आपने यहां रखा झंडा, फिर एक यहां रख दिया, एक यहां, 3 झंडे रख दिए ऊपर नीचे, तो सिग्नल हो सकता है। अब मेरे बच्चे, चार झंडों से सिग्नल बना सकते हो। आइए आराम से मेरी बात समझ। भाई हमारे पास 5 झंडे है ना, 5 झंडे। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये 4 चीजें हैं, 3 तो मेरे पास रिमोट अगर आप देख पा रहे हो, और एक मेरे पास ये मार्कर है। तो मैं सिग्नल बनाना चाहता हूं, तो मैं ऐसा कर सकता हूं क्या कि भैया इसके ऊपर ये रख सकता हूं, ठीक है, या इसके ऊपर ये भी रख सकता हूं, है ना बात सही। ऐसे ही इन 3 से सिग्नल बना सकता हूं सीक्वेंस, इसको नीचे, इसको, अरे मैं तो बंद ही कर दिया ठाक है तेरी तो। गए, क्लास तो लाइव चल रही होगी ना। एक बार आकाश को बुलाइयो, ये रिमोट से बंद ही हो गया लगता है। तो मेरे बच्चे अलग अलग तरीके से हम सिग्नल तैयार कर सकते हैं, ठीक है। यार ये रिमोट से बंद हो गया, एक बार देखियो क्या गड़बड़ हुई है इसमें। हाँ लाइव है। देखिए मेरे भाई, तो कहानी कहां सेट होगी कि भाई हमारे पास अगर 2 झंडे ऊपर नीचे टेकते हैं, 2 झंडे ऊपर नीचे लगाते हैं, तो इस झंडे को भरने के 5 तरीके, क्योंकि अपने पास 5 कलर है। इस झंडे को भरने के 4 तरीके हुए, क्योंकि एक कलर लग गया तो दूसरा थोड़ी लगा सकते हैं, मतलब वही कलर ऊपर तो लगेगा नहीं, क्योंकि अलग अलग झंडे हैं सारे के सारे। तो हम कहेंगे कि सर 20 तरीके हुए यहां पे। यहां भाई नीचे वाला झंडा या ये वाला झंडा या ये वाला झंडा लगाने के 5 तरीके हो सकते हैं। इस जगह पे 4 तरीके से लगा सकते हैं, इस जगह पे 3 तरीके से झंडे सेट कर सकते हैं। 5 चौक 20, 20 30, 60 तरीके से यहां हो सकता है। ऐसे ही मेरे भाई, इस झंडे को 5 तरीके से, 5 कलर में से कोई भी कलर भर सकते हैं। यहां पे 4 रंग भर सकते हैं, यहां 3 रंग, यहां 2 रंग। तो 5 चौक 20, 20 30, 60 दूनी 120। यहां जाओगे, इस झंडे को भरने के लिए, मतलब इस जगह को भरने के लिए 5 कलर है हमारे पास, इसको भरने के 4, इसको भरने के 3, इसको भरने के 2, और इसे भरने का 1 ही बचा। तो 5 चौक 20, 30, 60 दूनी 120। तो जोड़ेंगे तो 0, 2 और 2 4, 6 10, 2 12, 1 और 1 2 और 1 3। तो कुल मिला के मेरे प्यारे बच्चों 320 तरीके, कुल मिला के 320 तरीके, है ना। ये बात धीरे पल्ले पड़ेगी लेकिन समझ में आएगा।
5 झंडे ही अगर अरेंज करने होते ना तो आंसर आता ये वाला 120। अगर 5 ही झंडे होते और कहता कि कितने सिग्नल बना सकते हैं तो हम इस तरीके से सिग्नल कर सकते थे, लेकिन उसने कहा कि भाई एक के ऊपर एक झंडा लगा के कितनी सेटिंगें करी जा सकती है। आइए, यानी ये होता कि भाई 5 झंडे हैं और एक दूसरे को एक के ऊपर एक लगाना, पांचों झंडे सेट करने ऊपर नीचे कहीं ना कहीं ताकि एक सिग्नल बने, तो कितने तरीके हो सकते हैं? तो आंसर होता है 120। लेकिन वो कह रहा है जरूरी नहीं कि 5 ही झंडे लगे, 4 से भी सिग्नल दिया जा सकता है, 3 से भी सिग्नल दिया जा सकता है और 2 से भी सिग्नल दिया जा सकता है। देखो, क्वेश्चन डिकोड करना टास्क इसलिए नहीं होगा क्योंकि अभी आप सीख रहे हो। मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे बच्चे पहली बार शायद परमुटेशन कॉम्बिनेशन ऐसे पढ़ रहे होंगे, तो धीरे धीरे उनको ये समझ हो जाएगी कि दिक्कत नहीं आएगी। अब जैसे ये सवाल है और ये सवाल है मेरे बच्चे यूपीएससी सीसैट 2023 का। अब आप खुद का एनालिसिस करिए कि आप खुद तोड़ पाते हैं कि नहीं। आइए मेरे बच्चे, कहता है फ्लैग हैज टू बी डिजाइन विथ 4 हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स यूजिंग सम और ऑल ऑफ द कलर रेड ग्रीन येलो। कहता है यार हमारे पास 3 कलर है, रेड ग्रीन येलो, और हमें एक झंडा डिजाइन करना है। और जो झंडा डिजाइन होगा ना उसके साथ कहानी ये होगी कि वो 4 स्ट्राइप से मिलकर बना हुआ है, ऐसा सवाल कह रहा है। कहता है फ्लैग हैज टू बी डिजाइन विद 4 हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स यूजिंग सम और ऑल ऑफ द कलर्स रेड ग्रीन येलो। व्हाट इज द नंबर ऑफ डिफरेंट वेज इन विच दिस कैन बी डन सो दैट नो टू एडजेसेंट स्ट्राइप्स हैव द सेम कलर्स। कहता है कितने तरीकों से इनको भरा जा सकता है, लेकिन कहानी ये होनी चाहिए कि 2 पट्टियां ऐसी नहीं होनी चाहिए जिनका कलर एक जैसा हो। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई इसका कलर रेड है तो इसका कलर रेड हो, नहीं ये भी रेड नहीं हो सकती, ना इसका कलर रेड किया जा सकता, यानी 2 लगातार का कलर रेड नहीं, मतलब इनमें से कोई एक नहीं हो सकता। तो भाई ये बताओ, सबसे पहली बात ये कि ये पट्टी 1 है, ये पट्टी 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो हमारे पास है 3 कलर। तो यहां कितने कलर भर सकते हैं? 3 तरीके से भर सकते हैं। अब एक कलर यूज हो गया यहां, तो यहां तो वो एक कलर इस्तेमाल हो नहीं सकता क्योंकि लगातार हो जाएगा, तो इसे भरने के कितने तरीके हैं? 2। बिल्कुल ठीक है। इसे भी भरने के कितने तरीके हैं? 2। इसे भी भरने के कितने तरीके हैं? 2। तो 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24। आप लोगों को समझ नहीं आएगा, दोबारा बताता हूं। तो राइट आंसर होगा 24। कैसे समझना ध्यान से, पेशेंस बनाए रखना। हर वो आदमी कामयाब हुआ है जिसने अपने जीवन में संयम को हथियार बनाया है। फिर से समझना मेरी बात, एग्जाम्पल से समझाता हूं। भाई ये बताओ, पहले झंडे में आप 3 तरीके से कोई भी कलर भर सकते हैं। आप ये बात तो समझ गए। आप कहें कि डिपेंडेंट क्यों है? इसलिए डिपेंडेंट है क्योंकि एक के साथ दूसरे की कैरेक्टरिस्टिक्स जोड़ रखी हैं। अगर इसमें रेड है तो इसमें रेड नहीं भर सकते, मतलब ये इस पे डिपेंड है। अब मैं कह रहा हूं एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैंने यहां रेड भर दिया तो नेचुरल सी बात है, 3 कलर थे, 3 ऑप्शन थे, 3 में से एक ऑप्शन में चूज कर चुका हूं, तो यहां मेरे पास 2 ही ऑप्शन हुए। बिल्कुल ठीक है। अब यहां पे भी मेरे पास इस पट्टी को भरने के 3 कलर हैं, रेड ग्रीन येलो। मान लेते हैं यहां पे मैंने ग्रीन भर दिया, तो ये नेचुरल सी बात है कि इसमें मैं ग्रीन नहीं भर सकता, रेड और येलो दोनों भर सकता हूं, तो इसे भरने के भी 2 ही तरीके हैं। मान लेते हैं यहां पे मैंने रेड भर दिया, तो इसको भरने के मेरे पास 3 कलर है, रेड ग्रीन येलो। लेकिन रेड यहां भर दिया तो अगले में रेड नहीं आ सकता, इसलिए मेरे पास यहां पे भी 2 ही तरीके हैं। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि ध्यान से समझोगे तो पल्ले पड़ेगा कि इसको भरने के 3 तरीके थे, इसको भरने के 2 ही तरीके थे। अब एक कलर यहां यूज हो गया तो ऑप्शन तो थे 3, लेकिन 3 में से एक यूज हो गया तो अब 2 ही बचे। फिर एक यूज हो गया तो 3 में से एक यूज हो गया तो 2 ही बचे। उसने ये थोड़ी कहा कि रेड एक बार यूज हो गया तो दोबारा रेड होगा ही नहीं। उसने ये कहा कि एडजेसेंट नहीं होना चाहिए, साथ में नहीं होना चाहिए, बाकी सब सेटिंग ठीक है। तो मतलब 3 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24। मतलब मेरे बच्चे 24 तरीके हैं इस काम को करने के। अब एक बार मुझे जल्दी से बताना कितने बच्चे इस बात को समझे, कितने नहीं।
नहीं समझे हैं तो दोबारा एक्सप्लेन करूंगा, अभी बाद में एक्सप्लेन नहीं होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ भाई कॉन्सेप्ट? बड़ा ही आसान है, समझा देता हूं दोबारा जिनको नहीं आया। गॉट इट सर, थैंक यू। आई कृष्ण रजक जी कह रहे हैं तब बता ही दीजिए फिर से। मस्ती काट रहा है तू तो। आओ मेरे बच्चे। कहता है इन ए मंथली टेस्ट द टीचर डिसाइडेड दैट देयर विल बी 3 क्वेश्चंस, वन फ्रॉम ईच एक्सरसाइज। एक्सरसाइज समझो, एक्सरसाइज 7th, एक्सरसाइज 8th, एक्सरसाइज 9th। कहता है 3 क्लास है, मतलब टेक्स्ट बुक में 3 एक्सरसाइज है, 7वीं 8वीं 9वीं। कहता है इस 7वीं एक्सरसाइज में 12 सवाल है, 8वीं एक्सरसाइज में 18 सवाल है और 9वीं एक्सरसाइज में 9 ही क्वेश्चन है। ये नंबर ऑफ क्वेश्चन है। कहता है कि मासिक परीक्षण में शिक्षक ने यह तय किया कि 3 प्रश्न होंगे, यानी एक टेस्ट लिया जाएगा जिसमें 3 सवाल होंगे, है ना। अगर कहता ना एक सवाल लेना है तो फिर हम इनको जोड़ देते 12 18 30 और 9 39 तरीके होंगे, लेकिन उसने कहा 3 सवाल सेलेक्ट करने हैं। तो 3 प्रश्नों को कितने तरीकों से हम चुन सकते हैं? तो मेरे बच्चे, यहां से एक सवाल चुनने के 12 तरीके हैं, यहां से एक सवाल चुनने के 18 तरीके हैं और यहां से एक सवाल चुनने के 9 तरीके हैं। तो कुल मिला के 3 सवाल चुनने के ये तरीके हैं। यहां से मान लो पहला सवाल चुन लिया तो यहां से 18 में से कोई एक चुन सकते हैं, फिर यहां से 9 में से कोई एक चुन सकते हैं। हाँ है ना। तो मेरे बच्चे गुना करेंगे, और गुना करते वक्त क्या किया जाए, यूनिट डिजिट से तो फायदा होगा नहीं क्योंकि सारी डिजिट सेम है। एक काम ये हो सकता है कि हम 9 का मल्टीपल देख लें कि भाई 9 है तो 9 से कौन सा ऑप्शन भाग जा रहा है। देखो यार, ये तो भाग जा रहा है, ये 4 6 10, 4 14, 2 16, ये 9 से भाग नहीं जा रहा। 8 और 1 9, 4 4 8, ये 9 से भाग नहीं जा रहा। 4 3 7 2 9 और 1 10, ये भाग नहीं जा रहा। तो मेरे बच्चे केवल और केवल ऑप्शन ए ही ऐसा है जो 9 से भाग जा रहा था, तो यही मेरा आंसर हो। थैंक यू मेरे भाई गोविंद जी। सब देखना, कहता है इनका उपयोग किए बिना, यानी ना तो 0 2 3 4 5 और 6 का इस्तेमाल नहीं होना, तो इस्तेमाल क्या कर सकते हो, 1 कर सकते हो, 6 7 कर सकते हो, 8 कर सकते हो, 9 कर सकते हो। यानी इन 4 ही डिजिट का इस्तेमाल होगा। टोटल 10 डिजिट होते हैं, उसमें 6 का तो मना ही कर दिया। कहता है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। तो 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है? तो भैया 4 में से चारों डिजिट, मतलब 3 अंकों के लिए यहाँ कोई भी डिजिट भर सकते हैं 1 7 8 9 में। यहाँ पे भी 4 तरीके से, यहाँ पे भी 4 तरीके से। तो 4 चौक 16 चौक 64, तो आंसर हुआ 64। यहाँ ऐसा तो बोला ही नहीं ना कि रिपीटिशन नहीं होगा। देखिए मेरे बच्चे, बहुत प्यारा सवाल है। कहता जी फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज आंसरिंग 4 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, 5 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। ईच क्वेश्चन है 4 चॉइसेस। पता है इस सवाल को है ना, मैं अगर ऐसे देता तो आपको बड़ा मजा आता कि भाई 5 शहर है, ए बी सी डी ई, ये 5 शहर है और हर शहर से दूसरे शहर जाने के 4 तरीके, 4 तरीके, 4 तरीके। तो बताओ यार ए से ई तक जाने में कितने तरीके लगेंगे? हाँ है ना। तो आपको ज्यादा नजदीक पहुंचते सवाल के। यहां पे भी यही कह रहा है कि भाई 5 सवाल है, कितने क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, और हर सवाल को निकालने के, मतलब हर सवाल में 4 ऑप्शन है। हर सवाल में कितने ऑप्शन है मेरे बच्चे, 4 ऑप्शन है। तो बताओ भाई कितने तरीके से, मतलब उसके विकल्प तैयार किए जा सकते हैं, मतलब उसके आंसर देने के कितने तरीके पॉसिबल हो सकते हैं। देखिए मेरे बच्चे, ऐसे है बी,
मेरे बच्चे 5 पेपर है, मतलब 5 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4। यानी इस पेपर को सोल्व करने के 4 तरीके, इसको भी 4 तरीके, इसके भी 4 तरीके, इसके भी 4 तरीके, इसके भी 4 तरीके, यानी आंसर देने के तरीके। और ये डिपेंडेंट इसलिए है मेरे बच्चे क्योंकि उसे पांचों के आंसर देने हैं। ऐसा हो सकता है, समझदार बच्चा अगर समझेगा तो, कि भाई इसका पहला ऑप्शन सही कर दे, इसका भी पहला सी हो, इसका भी आंसर पहला कर दे, इसका भी पहला कर दे, इसका भी पहला कर दे। एक तरीका ही हो सकता है। दूसरा, इसका पहला करे, इसका दूसरा करे, इसका पहला, इसका पहला, इसका पहला कर दे, या इसका पहला दूसरा, इसका दूसरा, इसका पहला, इसका पहला। तो ये डिपेंड है ऐसे करके। तो कितने तरीके खुलेंगे मेरे बच्चे? तो 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4। तो अगर मोटी बात समझाऊं तो 4 5 बार आ रहा है, यानी 4 की पावर 5, यानी इतने तरीकों से मेरे भाई आंसर दे सकता है। यानी ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर। देखिए मेरे बच्चे, कहता है एक परीक्षा में 6 बहुविकल्पीय प्रश्न है। यदि पहले 3 प्रश्नों में 4 विकल्प है और अगले 3 प्रश्नों में 5 विकल्प है, भाई 6 सवाल है, ए बी सी डी ई एफ। कहता है जी पहले 3 सवालों में 4 विकल्प है, 1 2 3 4, यहां 5 ऑप्शन है। तो कहता है कितने तरीके हो सकते हैं आंसर देने के? तो यहाँ 4 ही तरीके, यहाँ पे भी 4 तरीके, यहाँ पे भी 4 तरीके, यहाँ 5 तरीके, यहाँ 5 तरीके, यहाँ 5 तरीके। तो देखो यार, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 5 चौक 20, तो 20 की पावर 3 यानी 8000। यानी मेरे बच्चे 8000 तरीकों से आंसर दिए जा सकते हैं। 8000 तरीकों से आंसर दिए जा सकते हैं। जी बच्चे, ये क्लास लाइव है। कहता है 100 से 1000 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जिसमें सभी अंक अलग अलग हो? तो मेरे बच्चे एक बात ध्यान देना, आप ना तो 100 ले सकते हैं ना 1000 ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके बीच में बोला है, बिटवीन बोला है। बिटवीन का मतलब 100 से और 1000 के बीच में, यानी 101 से लेकर 999 तक। तो पहली बात आपके दिमाग में ये आनी चाहिए कि 3 अंकों की संख्या है, सारी की सारी संख्याएं 3 अंकों की है। कितने अंकों की मेरे राजा? 3 अंकों की है। तो कह रहा है कितनी संख्या है जिनमें सभी अंक अलग अलग हो, डिजिट सेम नहीं होने चाहिए। तो मेरे बच्चे हमारे पास ऑप्शन है 0 1 2 3 4 5 7 8 9। हमारे पास कुल मिला के 10 डिजिट है, 10 डिजिट है। अब 10 में से यहां 0 नहीं रख सकते आप। क्यों? क्योंकि अगर आप यहां 0 रख देंगे ना, तो होगा ये कि ये 2 अंकों की संख्या रह जाएगी। तो इस डिजिट को भरने के 9 तरीके हैं। तो आपके पास कुल मिला के थे 10 डिजिट, 10 में से एक डिजिट यहां सेट कर दिया, तो इसे भरने के अब 9 ही तरीके हुए। एक यहां हो गया, तो अब इसे बचे 8 तरीके। और अलग अलग कहा था, रिपीट हो नहीं सकते, तो गुना करेंगे 9 में 81 गुना 8, 8 एकम 8, 8 8 64। ऑप्शन सी। पढ़िए मेरे बच्चे। कहता है 3 अंकों की संख्या बनानी, क्योंकि 100 से 1000 के बीच में सारे नंबर जो होते हैं वो 3 अंकों के होते हैं। लेकिन कहानी है कि हर एक डिजिट जो हो या तो 2 हो या फिर 9 हो। मतलब आपके पास जो ऑप्शन है ना चूज करने के, वो 2 और 9 में से ही करना है। तो यानी इस डिजिट को भरने के 2 तरीके, इसको भी भरने के 2, इसको भी भरने के 2 ही तरीके। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 तरीके, यानी 8 तरीके ही पॉसिबल हैं। यानी हर एक डिजिट या तो 2 हो या फिर 9। कहता है 100 से 1000 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जिनमें 7 इकाई के स्थान पर आए? करो मेरे बच्चे। देखिए मेरे दोस्त, सवाल में कह रहा है 100 से 1000 के बीच, मतलब 3 अंकों की संख्याएं होंगी। अगर 3 अंकों की संख्या आप लिखोगे तो कह ये रहा है कि यूनिट डिजिट फिक्स है। क्या फिक्स है जी? 7 आएगा। तो मतलब यूनिट डिजिट फिक्स हो गया, 7 है। तो इसे भरने का एक ही तरीका है। इसे भरने का कितना तरीका है मेरे बच्चे? एक ही तरीका।
आपने कहा हाँ दिक्कत नहीं है, बात आप समझा रहे थे, हम समझ गए कि इसे भरने का एक ही तरीका है। अब इसे भरने के कितने तरीके हैं जी? भाई 10 डिजिट होते हैं टोटल, बिल्कुल। इसे भरने के कितने तरीके हैं जी? देखो सर 10 डिजिट होते हैं। यहां ऐसा कोई सवाल नहीं है कि रिपीटेशन होगा कि नहीं होगा, कर सकते हो। तो यहां जीरो नहीं आ सकता, बाकी 9 तरीकों से भर सकते हो। और यहां मेरे बच्चे 10 के 10 तरीके इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसा कतई जरूरी नहीं है कि यहां 7 आ गया तो यहां नहीं आएगा, यहां नहीं आएगा। रिपीटेशन अलाउड है। तो 9 दही 90, तो मतलब 90 तरीके से संख्याएं बन सकती। कितने तरीके से मेरे बच्चे? 90 तरीके से। ये क्वेश्चन है मेरे बच्चे यूपीएससी सीसैट 2017 का। कह रहा है 99 और 1000 के बीच कितनी संख्या है जिनमें अंक 8 इकाई के स्थान पर है? तो मेरे बच्चे वही कहानी, 99 का मतलब 100 से शुरू होना है और 1000 तक जाना है, मतलब 3 अंकों की संख्या है। और कह रहा है यूनिट डिजिट 8 होगा। तो इसे फिक्स करने के एक तरीके, इसे सेट करने के 9 तरीके, और इसे सेट करने के 10 तरीके। क्योंकि रिपीटेशन का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो 9 ढाई 90 मेरा आंसर आ गया। खुद ही सोचिए, कुछ मुश्किल है? नहीं। फिर से बताता हूं भाई, इनके बीच में तो 99 से के बाद 100 से लेके 999 तक 3 अंकों की संख्या है। ये डिजिट फिक्स कर दिया, कहता है इसको भरने का एक ही तरीका है कि 8 ही आ सकता है यहां, मतलब एक ही वे। इसे भरने के 9 ही तरीके, क्योंकि जीरो नहीं हो सकते यहां। यहां तो सर हम 30 मतलब 10 के 10 डिजिट भर सकते हैं। देखना भाई, इस बार हमें यूज करना है 2, 3, 4, 5, 6, 3 अंकों की संख्या बनानी है। और 3 अंकों की संख्या में कहता है कि हमारे पास डिजिट है 5, 2 3 4 6 7, अच्छा 2 3 4 6 7, 2 3 4 6 7 का प्रयोग करके बनाना है। अब जो नंबर होना चाहिए वो हर हाल में 600 से बड़ा होना चाहिए। अगर 600 से बड़ा होना है तो ये डिजिट जो होगा वो 6 7 8 9 में से ही भरा जा सकता है। लेकिन हमारे पास 6 और 7 है, 8 और 9 तो है ही नहीं। तो इसका मतलब इसे भरने के मेरे पास केवल 2 ही तरीके हैं, क्योंकि मुझे डिजिट यही प्रयोग करने हैं। तो 2 3 4 तो इस्तेमाल हो ही नहीं सकते हैं, 6 और 7 इस्तेमाल हो सकते हैं। तो मेरे बच्चे इस डिजिट को भरने के 2 तरीके हैं। इस डिजिट को, अब मेरे पास 5 तरीके थे तो पांचों को लगा सकता हूं, यहां पे भी पांचों लगा सकता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो पांचों पांचों 25 दूनी 50, यानी मेरे बच्चे 50 तरीके हैं इस कहानी को सेट करने के। 50 इज योर राइट आंसर। हाँ जी। देखिए भाई, कह रहा है जी डिजिट इस्तेमाल करना 3, 4, 5, 6, 7 और 8। देखना यही है, 3 4 5 6 7 8। ठीक है जी। कहता है जी 3000 और 4000 के बीच में। देखो मेरे बच्चे, 3000 और 4000 के बीच में जो भी संख्याएं बनेंगी वो हर हाल में ये डिजिट 3 होगा। यानी इसे सेट करने का एक ही तरीका कि यहाँ 3 रखा जाए, मतलब इसे भरने का एक तरीका, कोई विकल्प है ही नहीं। क्योंकि अगर मैं यहाँ 4 रख दूंगा ना मेरे बच्चे, तो संख्या एटलीस्ट 4000 भी नहीं बन सकती, 4000 से बड़ी बनेगी, और मुझे बीच में चाहिए, यानी 4000 से छोटी चाहिए। ठीक है जी। अगली बात उसने कहा कोई डिजिट दोहराया नहीं जाना चाहिए। तो हमारे पास ऑप्शन कितने? 3 3 6 ऑप्शन है। तो 6 में से एक तो यहां सेट हो गया, बचे कितने? 5। फिर एक यहां हो गया तो बचे कितने? 4। फिर कितने बचे? 3। 5 चौक 20 दिए 60। इसका मतलब मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, 60 इज योर राइट आंसर। 60 आपका सही उत्तर है। भाई हिंदी में थोड़ी सी करेक्शन है।
कहता है 4, 5, 6, 7 व 8 अंकों का प्रयोग करके वे 5 से डिवाइड होने वाला नंबर चाहिए, तो 4000 से 5000 के बीच में कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। मतलब मेरे बच्चे आपके पास ऑप्शन है 4, 5, 6, 7, 8, 5 ही चीजें अवेलेबल है और 4 अंकों की संख्याएं बनानी है। देखिए यार, 4000 और 5000 के बीच में है तो फिक्स है, या तो 4 ही आएगा, 4 के अलावा कोई तरीका है ये नहीं, तो इसे भरने का एक ही तरीका है। अब मेरे बच्चे बात यह है कि अपने पास ये जो डिजिट होना चाहिए, ये हर हाल में ऐसा डिजिट होना चाहिए जो 5 से भाग हो जाए, क्योंकि नंबर 5 से डिवाइड कराना है, और नंबर 5 से डिवाइड कराना है तो 5 से डिवाइड कराने का तरीका है कि आखिरी डिजिट या तो 0 हो या 5 हो, तभी वो नंबर 5 से भाग जाएगा। अब 0 हो नहीं सकता क्योंकि डिजिट ही अवेलेबल नहीं है, तो इसका मतलब ये डिजिट मुझे फिक्स करना पड़ेगा 5, क्योंकि मुझे इन्हीं में से चुनना है। तो ये नंबर भरने का भी एक ही तरीका है। ऑप्शन कितने थे? 5 तरीके थे, 5 में से दो दो डिजिट भरे गए, 1 और 2, तो 5 में से 2 भरे गए, बचे कितने? 3, तो इसे 3 तरीके से भर सकते हैं, है ना। और 5, 4, 5, 6, 7, 8 अंकों के प्रयोग, यही है ना। अच्छा अच्छा, रिपीटिशन अलाउड है, सॉरी भाई, रिपीटिशन के बारे में कुछ ना बोला हो तो मतलब रिपीटिशन अलाउड है, तो कितने डिजिट है? 5, तो यहाँ कोई भी 5 भर सकते हैं, कोई भी 5, तो आंसर आया 25। अगर कहता ना कि रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो इसे भरने का एक तरीका, इसे भरने का एक तरीका, 5 में से 2 गए तो 3 डिजिट यहां भरते, 2 यहां भरते, फिर तो आंसर आता 6। इफ रिपीटिशन TATI नॉट अलाउड, अगर रिपीटेशन अलाउ ना किया जाए तो मेरे बच्चे, जैसे यहां कह रहा है कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, डिजिट है 0, 1, 2, 3, 4, 5, रिपीटेशन नहीं है, 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। देखो मेरे बच्चे, हमारे पास टोटल ऑप्शन है 6, 6 में से यहाँ 0 नहीं भर सकते, तो इसे भरने के 5 तरीके हैं, तो 6 में से एक डिजिट यहां भर चुके, तो बचा 5 तरीका इसे भरने का, यहाँ 4, यहाँ 3, तो 5 5 25 चौक 100 होती है 300, तो मतलब कुल मिला के 300 तरीके से संख्याएं बनाई जा सकती है जब रिपीटेशन ना हो। कहता है 1, 2, 3, 4, 5, 6 का उपयोग करके कितनी 3 अंकों वाली विषम संख्याएं बनाई जा सकती हैं। मेरे बच्चे ओड नंबर बनाना है, और मेरे पास ऑप्शन है 1, 2, 3, 4, 5, 6। देखिए यार, अगर मैं ओड डिजिट चाहता हूं ना, ओड नंबर बनाना चाहता हूं, तो आखिरी डिजिट के ऑप्शन क्या क्या है मेरे पास? 1, 3 और 5, इनके अलावा मैं कोई और नहीं भर सकता, तो इस डिजिट को भरने के मेरे पास 3 तरीके हैं, और डिजिट रिपीट नहीं हो सकता। तो मेरे बच्चे, मेरे पास 6 डिजिट थे, 6 में से एक यहां भर दिया तो इसे भरने के 5 तरीके होंगे, एक यहां भर दिया तो इसे भरने के 4 तरीके होंगे, तो 5 चौक 20, 20 तिये 60, यानी 60 तरीकों से संख्याएं बन सकती हैं। मेरे बच्चे कह रहा है यहां अंकों की पुनरावृत्ति संभव है, यानी यही सेम सवाल है लेकिन डिजिट रिपीट हो सकता है, तो इसे भरने के तो 3 तरीके थे, बाकी 6 डिजिट थे, तो यहां कोई भी 6 तरीके भर सकते थे, यहां कोई भी 6, तो 6 छिंग 36 थी, 108 मेरा आंसर हो जाता, अगर रिपीटेशन अलाउ होता तो मेरे बच्चे। ठीक है जी, तो यहां मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर आता 108। यार ये सेम ही सवाल है, कहता है कि 3 अंकीय सम संख्याएं बनाई जा सकती है यदि अंकों को दोहराया जा सके,
तो सेम ही क्वेश्चन है, आंसर आ जाएगा 108। भाई इसमें क्या होगा कि 3 डिजिट का नंबर बनाना है, बना ही लेते हैं, 2 मिनट लगेगा। देखो यार, ऑप्शन है 1 2 3 4 5 6। कह रहा जी इवन नंबर बनाना है, इवन नंबर बनाना है तो 2 4 6 ही डाल सकते हैं यहाँ पे, यानी इसे भरने के 3 तरीके। अब 6 डिजिट है, रिपीटेशन अलाउ है, तो इसे 6 तरीकों से, इसे 6 तरीकों से। हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 3 डिजिट कैन बी फॉर्म विद द डिजिट दिस व्हेन डिजिट्स में बी रिपीटेड। सेम है यार, 1 2 3 4 5, यानी 5 अंकों से कितनी संख्याएं बनाई जा सकती, 3 अंकों की, तो 5 5 5, क्योंकि रिपीट हो सकते हैं, तो 125 सही उत्तर होगा। देखिए मेरे बच्चे, कहता है यार 5 अंकों की संख्याएं बनानी है, मेरे बाबू 5 अंकों की संख्याएं बनानी है, लेकिन कहानी यह है कि रिपीटेशन अलाउड है, अंकों को दोहराया जा सकता है। तो नेचुरल है, यहां हमारे पास डिजिट ऑप्शन अवेलेबल ये है, 5 डिजिट है, लेकिन हम 0 नहीं रख सकते यहां, तो इसे भरने के 4 तरीके, बाकियों को भरने के 5 ही तरीके। बाकियों को भरने के मेरे बच्चे 5 ही तरीके हैं, क्योंकि 5 डिजिट है। देखो यार, 5 5 25 25 चौको 100, 5 5 25 25 को 100 से गुना करोगे 25 मेरे बच्चे, मेरा राइट आंसर आएगा। कहता है 4 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं संभव है जहां डिजिट रिपीट हो सकते हैं। कितनी भी बार दोहराया जा सकता है। तो मेरे बच्चे, अपने पास ऑप्शन होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 डिजिट होते हैं। 10 में से यहाँ 0 नहीं भर सकते, 9, बाकी 10 10 है मेरे बच्चे। गुना करेंगे 10 दाई 100 दाई 1000 नहीं 9000, तो ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर है। ये है मेरे बच्चे यूपीएससी सीसैट 2020 का क्वेश्चन। अब जो अगले 4 सवाल है सारे के सारे आपके एग्जाम के हैं। कह रहा है यार 5 अंकों की कितनी अभाज्य संख्याएं बनाई जा सकती है, मतलब कितने प्राइम नंबर बनाए जा सकते हैं, यही है ना। देखो मेरे बच्चे, प्राइम नंबर जब भी आएगा ना, तो ऐसे में कोई माई का लाल नहीं जो सोल्व कर दे प्राइम नंबर का। कितने डिजिट का, 5 डिजिट है। कह रहा कितने प्राइम नंबर बनाए जा सकते हैं। आपके पास डिजिट क्या क्या रखने के लिए, 1 2 3 4 5। देखो, प्राइम नंबर होने के लिए जरूरी को किसी से भी डिवाइड ना जाए, खुद से और अपने अलावा। अगर मैं ये डिजिट कोई भी कहीं पे भी रखूंगा तो अंकों का जोड़ क्या आएगा, 5 4 9 3 12 और 2 14 और 1 15। अंकों का जोड़ आएगा 15, 15 3 से भाग हो जाएगा, यानी ये संख्या हमेशा ही 3 से भाग होगी। भाई यहां मैं कोई भी डिजिट रखूंगा, कोई भी डिजिट रखूंगा, मान लो यहां मैं 1 रखूं या 2 या 3 या 4 या 5, तो अंकों का जोड़ तो हमेशा 15 रखेगा, अंकों को आगे पीछे कर लूंगा, और 15 रखूंगा तो 3 से भाग हो जाएगी, तो प्राइम नंबर बनेगा ही नहीं। तो इसका मतलब कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, 0 नंबर बनाए जा सकते हैं। और ये सवाल है मेरे बच्चे यूपीएससी सीसैट 2020 का। ये सवाल है मेरे बाबू यूपीएससी सीसैट 2022 का। 3 अंकों की कितनी धनपूर्ण संख्याएं अंकों को प्रयोग दोबारा किए बिना, यानी रिपीटेशन नहीं होगा, इस प्रकार होगी कि संख्या का प्रत्येक अंक विषम और संख्या 5 से विभाज्य हो। आपने देखा होगा ना, पीछे भी एक सवाल मैंने ऐसा कराया था। कहता जी 3 अंकों की संख्या बनानी, इस प्रकार होंगी कि संख्या का प्रत्येक अंक विषम हो, हर एक डिजिट विषम होना चाहिए। तो विषम मतलब 1 3 5 7 9 ये रख सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि नंबर 5 से डिवाइड भी हो। तो भाई 5 से डिवाइड होने के लिए तो तय है आखिरी डिजिट 0 या 5, 0 के तो ऑप्शन है नहीं, तो 5 ही रख सकते हैं।
तो यानी ये डिजिट फिक्स हो गया 5 है, तो इसे भरने का एक ही तरीका है। अब उसने कहा कि भाई रिपीटेशन विदाउट, रिपीटेशन अलाउ नहीं है। अगर मेरे बच्चे रिपीटेशन अलाउ नहीं है तो आपके पास 5 ऑप्शन थे, एक यहां भर दिया, तो इसे भरने के 4 तरीके, इसे भरने के 3 तरीके, तो 3 चौक 12 एकम 12, यानी बाबू मेरा राइट आंसर होगा 12। ये सवाल है यूपीएससी सीसेट 2022 का। ठीक है जी। ये बाबू सवाल है 2023 का, और आप देखना कितने खतरनाक सवाल हैं कि हु बहु क्वेश्चन कॉपी करेगा अब आगे। कहता देयर आर 5% पी क्यू आर एस एंड टी। आप ये समझो कि 5 अंकों की संख्याएं, 1, आप पढ़िए सवाल जब तक मैं ड्राफ्ट कर रहा हूं। देखिए मेरे बच्चे, कहता देर आर 5 पर्सन पी क्यू आर एस एन टी, ईच वन ऑफ whom हैज टू बी असाइंड वन टास्क। 5 आदमी है, हर एक आदमी को कोई ना कोई काम देना है, तो इसका मतलब 5 काम देने होंगे। तो ये हो गया टास्क 1, ये हो गया टास्क 2, ये हो गया टास्क 3, ये हो गया टास्क 4, और ये हो गया टास्क 5, यानी 5 आदमी 5 काम बांटने हैं। अब सवाल में कह रहा है नाइदर पी नोर क्यू कैन बी असाइन टास्क 1। कहता है टास्क 1 में पी और क्यू कभी भी शामिल नहीं हो सकते। बहुत सुंदर बात है। कहता है पी और क्यू कार्य 1 न तो पी को न ही क्यू को सौंपा जा सकता। कार्य 2 या तो आर को या एस को सौंपा जा सकता है। कार्य 2 आर करेगा या फिर एस करेगा, इन दोनों में से कोई एक को दिया जा सकता है। तो कार्य को कितने प्रकार से सौंपा जा सकता है, तो बताओ यार काम कितने तरीके से किया जा सकता है। तो मेरे बच्चे आप ये बताओ आदमी कितने हैं जी, 5 आदमी। तो 5 तरीके हैं हमारे पास काम करवाने के। हाँ जी, फिर से पढ़ लेते हैं। जिनमें से प्रत्येक व्यक्ति को एक कार्य सौंपना है। कार्य 1 न तो पी को न ही क्यू को सौंपा जा सकता। कार्य 2 इतने, तो कार्य करने के कितने तरीके हो सकते हैं, बताइए दिमाग दौड़ा के। आइए मेरे बच्चे, अब सवाल को एक बार फिर से पढ़ते हैं। कहता है देर आर 5% पी क्यू आर एस एंड टी ईच वन ऑफ whom हैज टू बी असाइन वन टास्क। कहता हर एक आदमी को कोई एक ही काम असाइन करना है। ऐसा नहीं होगा कि पी जो आदमी है वो इस काम को भी करेगा, इसे भी, इसे भी, इसे भी, सारे काम नहीं करेगा, पी को एक काम मिलेगा। तो मुझे बताना 5 आदमी है, सेकंड काम करने के लिए कितने लोग अवेलेबल हैं आपके पास। आप कहेंगे सर आर और एस ही अवेलेबल है, दो ही ऑप्शन है। उसने लिखा है कि सेकंड टास्क को या तो आर करेगा या एस, यानी दूसरा काम करने के लिए आपके पास दो ही आदमी है। अब आपने दूसरा काम पहले निपटा दिया, बिल्कुल ठीक है जी। तो 5 में से एक आदमी आपका चला गया, बचे कितने, 4। भाई एक आदमी कोई ना कोई तो आर या एस में से यहां सेट किया होगा, तो 4 आदमी बचे। अब जो 4 आदमी बचे उसमें भी 2 ढक्कन ऐसे हैं जो पहला काम कर ही नहीं सकते। तो 4 में से 2 आदमी पहला काम नहीं कर सकते, तो पहला काम कितने आदमी कर सकते हैं, 2 काम 2 आदमी कर सकते हैं। फिर से समझाता हूं, भाई हर आदमी एक ही काम करेगा, तो जो दूसरा काम है उसके लिए स्पेसिफिक आदमी थे आर और एस, मतलब इस काम को 2 ही आदमी कर सकते हैं, यानी 2 ही तरीके हैं हमारे पास भरने के। अब एक आदमी यहां लगा दिया तो 5 आदमी में से एक लग गया, तो बचे 4 आदमी। 4 में से 2 आदमी पी और क्यू ऐसे निकट्टू हैं जो इस काम को नहीं कर सकते, तो 4 में से 2 ये हट के बचे 2, क्योंकि पी और क्यू यहां तो थे नहीं, यही है। तो 2 तरीके से यहां। अब मेरे बच्चे टोटल 5 आदमी थे, जिसमें से एक और एक 2 आदमी सेट हो चुके हैं, तो बचे कितने, 3 आदमी। एक यहां सेट हो गया तो अब 2 आदमी बचे, और जो आखिरी आदमी बचा वो इस काम को करेगा। आराम से पढ़े सवाल। देखिए फिर से समझाता हूं।
इस कहानी को गाने के लिए 2 आदमी फिक्स हैं, आर या एस। तो यहां मैंने आर बैठा दिया, तो इसका ना आर इधर तो नहीं आ सकता, तो यानी 5 में से एक यहां सेट हो गया, तो 4 आदमी बचे। 4 में कंडीशन ये थी कि ये 2 आदमी इस काम को नहीं करेंगे, तो 4 में 2 ही हटा दो तो 2 ही बचे। 5 में से 2 काम हो चुके हैं, 2 आदमी यहां सेट हो चुके हैं, एक यहां एक यहां, तो 3 आदमी बच गए। वो 3 तरीकों से इस काम को कर सकते हैं। अब 1 2 3 आदमी लग गए, तो इसे 2 तरीके से, इसे 1 तरीके से गुना कर देते हैं। 2 दूनी 4, ये 12 दूनी 24, एकम 24, यानी मेरे बच्चे 24 तरीकों से काम निपटवाया जा सकता है। ठीक है जी मेरे बच्चे। मेरे बाबू, ये सवाल है यूपीएससी सीसेट 2023 का, यूपीएससी सीसेट 2023 का। और मेरे राजा, ये क्वेश्चन है यूपीएससी सीसेट 2015 का। 2015 में जो क्वेश्चन आया था ना, हु बहू डाटा भी नहीं बदला, सेम क्वेश्चन दिया है। कह रहा है देर आर 5 टास्क एंड 5%। कहता है 5 काम है और 5 आदमी है, टू बी असाइन टू आइदर पर्सन 1 और पर्सन 2। हाँ, यहां से कहता है टास्क 1 जो है वो पर्सन 1 और पर्सन 2 नहीं कर सकते, टास्क 2 जो है वो या तो तीसरा करेगा या चौथा करेगा, और हर आदमी को कोई ना कोई काम करना है। तो बताओ कितने तरीके हैं। 2015 में हूबहू सवाल आया मेरे दोस्तों, 2015 में हूबहू सवाल आया, है ना। लेकिन 2015 में जो सवाल आया वहां 5 आदमी थे, पहला आदमी, दूसरा आदमी, तीसरा, चौथा, 5वां आदमी। जबकि 2023 में जो 2023 में जो सवाल आए वहां 5 आदमियों के नाम लिख दिए, PQRSOT, बस ये सब फर्क है। तो जैसे यहां आंसर 24 था मेरे बच्चे, यहां पे भी आंसर 24 ही था, यहां पे भी मेरे प्यारे बच्चों आंसर 24 ही था। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद आपका। ये 50 क्वेश्चन मैंने आज परमुटेशन कॉम्बिनेशन में कराए हैं। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। अगली क्लास तभी पल्ले पड़ेगी जब राजा इन 50 क्वेश्चन को ढंग से करके आओगे। अगर नहीं करके आए तो मुझे मत दोष देना उसका, है ना। और इससे 2 सवाल हर पेपर में रखे हुए हैं, और प्रोबेबिलिटी से भी, और प्रोबेबिलिटी इसी से कनेक्ट है, नहीं लगभग 3 सवाल पेपर में इससे आने हैं, तो बहुत सीरियस होकर पढ़ना है। थैंक यू मेरे बच्चे, नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।